हर सदस्य अपने एक्सपर्ट एरिया के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। इस बार की कड़ी में प्रदान समर्थित एक महिला संगठन है नर्मदा महिला संघ, जिसका नाम आपने हम सब ने सुना हुआ है। 10 वर्षों से लंबा उनका इतिहास है और बहुत गौरवशाली इतिहास है, जिसमें उन्होंने बड़ी-बड़ी समस्याएं, बड़ी-बड़ी अड़चनों को दूर किया है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। उनमें से एक जो सबसे बड़ी और सबसे परेशानी का सबब जो समस्या थी, वो थी महिलाओं से जुड़ी हुई हिंसा, और उसका एक संगठनात्मक जवाब ढूँढने के लिए नर्मदा महिला संघ ने जो प्रयास किए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, उसके ऊपर ही आज का वेबिनार है, जिसमें प्रदान के प्रोफेशनल्स और नर्मदा महिला संघ के जो हमारे लीडर हैं, वो हमारा उसमें ज्ञानवर्धन करेंगे। पर आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हमारे संघ के जो चेयरपर्सन हैं, श्री तापस दास, WWF इंडिया से, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ कि वो आज का वेबिनार प्रारंभ करें। तापस, आपका स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। आज का जो वेबिनार है हमारा मंथली वेबिनार है SDIA, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एसोसिएशन, जो मध्य प्रदेश में हमारा साथ जितना सिविल सोसाइटी NGO जुड़ा हुआ है, तो उसका मंथली एक वेबिनार है। तो आज का वेबिनार है जेंडर का है। तो मेरा ख्याल से भारतवर्ष के इंडिया का वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए आज का जो ये वेबिनार है, आज का जो डिस्कशन जो है ये जेंडर है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है। तो जेंडर का विषय बातचीत करने के पहले मैंने एक छोटा सच कहानी बोलने के बाद आप मेरा ख्याल से जेंडर का शुरू करेगा। तो ये मेरा लाइफ के साथ जुड़ा सच कहानी है। तो हमारा क्या है, हमारा जो ये है परिवार जो है, हमारा पूरा जॉइंट परिवार था, जॉइंट फैमिली था। तो हमारा दादा दादी सब लोग, हमारा अंकल सब लोग हमारा एक साथी है। तो हमारा जो दादी है उसका उम्र भी 90 साल होगा। तो मेरा ख्याल से जस्ट बीमार भी पड़ गया था, तो वो चले जाने ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशन में था। तो हम लोग जितना नाती पुती एक साथ था, हम दादी के बोले, दादी आप तो इतना उम्र है, आपका अच्छा ख्वाब क्या चीज आप हमारा साथ मांगने चाहता है? तो वो बोला एक चीज मांगूंगा, तुम देगा हम लोग को? हम बोला हाँ हम देगा। बोले मैं जब से जन्म हुआ आज तक मैं मृत्यु मरने जा रहा हूं, लेकिन मुझको कभी चिकन का लेग पीस नहीं खिलाया है। क्या हमारा जो परिवार है, कोई महिला लोग को चिकन का लेग पीस खाने के नहीं था, सब पुरुष लोग ही खाते थे। लेकिन मैं जिंदगी भर कभी नहीं चिकन का लेग पीस का क्या टेस्ट है वो खाने चाहता हूँ। तो मेरा कहने का हमारा परिवार में ऐसे ही जेंडर का जो अब बोल रहा है, तो हमारा दादी का जो लास्ट ख्वाब हम पूरा किया था। तो वो एक जेंडर का वही है, अपना जीवन में अपना परिवर्तन लेके आ सकता है, अपना जीवन में तभी सुधार सकता है, अदरवाइज जिसको सुधार नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से आज का जेंडर का जो डिस्कशन होगा, सोसाइटी का, अपना परिवार का, अपना लेवल में जो परिवर्तन कर सकता है, अपना लेवल में कर सकता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताया। थैंक यू। तो मेरा आशा है सब लोग अच्छा ध्यान से सुनेगा। है मेरे ख्याल से अर्चना जी भी आया, अर्चना जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक कहानी में मैंने भी सुनाया। तो मैं जहां जाता हूँ जेंडर का यही बात हम बोलते हैं, अपना जीवन में परिवर्तन करिए, अपना जीवन में सुधार करिए, तब जेंडर का कोई भी काम सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। आज का वेबिनार चालू करेगा मेरे ख्याल से तो ओवर टू अभिषेक। अच्छा है ये मेरे सुबह बहुत दूर है, सिर्फ पेशेंट दिमाग खराब करते हैं। ओवर टू अभिषेक। बहुत धन्यवाद तापस आपका, आपने अपनी जिंदगी से इतनी करीब, जिंदगी के इतने करीब से एक कहानी सुनाई है हमारी, और इससे बेहतर मेरे ख्याल से तरीका हो नहीं सकता था आज की वेबिनार शुरू करने का।
और ये जो आपने बात रखी, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई थी, जो पूरे जीवन उसका प्रभाव उनके साथ रहा। और उसी में और भी जो मुश्किल स्तर तक ये चीज़ें जाती हैं, ये बंदिशें जाती हैं, उसके और हिंसा के रूप में जब वो परिलक्षित होती हैं, तो उसके ऊपर ही आज का हमारा वेबिनार है, जिसके लिए प्रदान से 2 प्रोफेशनल हैं, सिबिन और क्लारा। सिबिन प्रदान में पिछले 12 वर्षों से बैतूल में है और महिला संगठन के साथ, नर्मदा महिला संघ के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, काम कर रहे हैं और बैतूल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। क्लारा भी करीब 5 वर्ष से प्रधान के साथ है और भौरा, जो कि होशंगाबाद में आता है, उसमें वहाँ रह के वो नर्मदा महिला संघ के साथ जेंडर की थीम और उसके अलावा जो बाकी वहाँ पे आजीविका संबंधित मुद्दे हैं, उन पे महिला संगठन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो आप दोनों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं स्वागत करता हूँ ममता जी का, कला जी का और गीता जी का, जिनके अनुभव और जिनकी जो स्ट्रगल्स रही हैं फील्ड में, जिसकी बदौलत ही आज नर्मदा महिला संघ जहाँ पे है वहाँ पहुँच पाया है। इन सब हमारे महिला नेतृत्व की क्षमताओं की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि वो अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। और बस अभी मैं सिबिन और क्लारा को हैंड ओवर करता हूँ कि आप शुरू करें आज का वेबिनार। Good afternoon, everyone. This is Clara Malik from Pradhan Bohra. और मैं लगभग, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही हो, नहीं आ रही हो तो थोड़ा बताइएगा। आ रही है। आ रही है। तो मैं लगभग 2017 से प्रधान बोहरा में काम कर रही हूँ और लकीली मैंने जिस टीम में काम करना शुरू किया, जो बोहरा है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वो एक बहुत ही सुदृढ़ महिला संगठन के साथ काम करता आ रहा है और मुझे अपनी जर्नी में इसको एक्सपीरियंस, इसकी जर्नी देखने का, इसकी हिस्ट्री जानने का एक मौका मिला है। तो इसमें काम करते करते एक मुद्दा था, जैसे अभी तापस बता रहे थे कि महिला की जिंदगी का कि अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करेंगे तो शायद पहली सीढ़ी परिवर्तन की अपनी जिंदगी से होती है। तो सेम चीज है ये जो हिंसा वाला, महिला हिंसा वाली चीज है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, अपनी जिंदगी में कई बार ये देखा है, लेकिन बहुत अच्छे से महसूस, मतलब उसे मैं रियलाइज कर पाई जब मैं अपने साथ दूसरी महिला को सुन पाई, समझ पाई। मैंने एनएमएस के साथ रह के महिला हिंसा को ज्यादा अच्छे से समझा है, मुझे लगता है, अपनी जिंदगी में भी और बाहरी दुनिया में। तो आज का ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन रहेगा, हम आपको अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा हम किस एरिया कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं वो बताएंगे पहले। उसके बाद एनएमएस क्या है, एनएमएस कैसे महिला हिंसा पे काम करता है, वो सीधा आप मुंह ज़बानी एनएमएस मेंबर्स से सुनने को मिलेगा आपको। थर्ड चीज हम आएंगे ओवरऑल प्रधान ने किस तरीके से चीज में काम किया है महिला हिंसा पे। इस तरीके से हमारा 1 घंटा समय हम बिताएंगे। तो सिबिन, would you add anything? Would you like to add anything? Okay, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा वही, जैसे हमने बोला कि हम जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, कैसे कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्रधान और एनएमएस जो है यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट में एमपी के काम करता है, बैतूल और होशंगाबाद में, जहाँ के लगभग एक 28 लाख के आसपास की आबादी है। और बैतूल होशंगाबाद में भी लगभग आपका ये 5 से 6 ब्लॉक्स में काम करता है। बैतूल और होशंगाबाद को अगर देखेंगे
तो बैतूल में एक्चुअली प्रीडोमिनेटली 40% के आसपास ट्राइबल्स मिलेगा आपको, टोटल पॉपुलेशन का 40% के आसपास। जबकि आपका होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद में बेसिकली हम केसला एक ब्लॉक है जहाँ पे हमारा ये है काम है वहाँ, और होशंगाबाद में आपको एक 20% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगा, एक एवरेज 35% के आसपास की ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये जो ट्राइब्स हैं मोस्टली दो तरीके की प्रीडोमिनेटली ट्राइब्स एग्जिस्ट करती है, एक गोंड ट्राइब है और एक आपका कोरकू ट्राइब है जो यहाँ पे दिखता है। और ये जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया आप देखेंगे, लगभग बैतूल आपका 10 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में, होशंगाबाद आपका 7 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में बटा हुआ है। और यहाँ पे आप जो परिवार देखेंगे, लगभग 5 मेंबर्स एक परिवार होता है, 5 मेंबर साइज एवरेज एक साइज होता है जो वैरी भी करता है, 5 से थोड़ा 6-7 भी एक दिखता रहता है। सेक्स रेशियो 9:45 आपका बोलता है SEC 2011 के हिसाब से जो दिखाता है इस एरिया का। इसके अलावा अगर हम देखने जाएंगे कि बेसिकली आपका बैतूल एरिया जो है वो थोड़ा सतपुड़ा रेंजेस के थोड़ा आसपास पड़ता है, तो थोड़ा अंडुलेटिंग है काफी एरिया। उसके अगेंस्ट में अगर आप होशंगाबाद की तरफ जाएंगे, थोड़ा फ्लैटलैंड्स आपको देखने मिलेगा। तो बैतूल का जो आपका ज्योग्राफी है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, आपको कहीं पे भी बीच में पहाड़ी दिख जाएगी और कहीं पे भी आपको तुरंत से फ्लैटलैंड दिखेगा, बट मेजॉरिटी इट्स वेरी अंडुलेटिंग। और क्योंकि बैतूल का ऐसा है, और हाँ एक चीज है, लेकिन लगभग 35% ऑफ फॉरेस्ट कवर दिखता है इन दोनों एरिया में, आपको फॉरेस्ट कवर दिखता है। और तवा ताप्ती माचना जो है, ये बड़े रिवर्स जो पास करती हैं इससे, उसके अलावा तवा माचना के कुछ ट्रिब्यूटरीज भी आपका मूरन इस तरीके के नाम से निकलती है इस तरीके से। यहाँ पे आपका जैसे देखेंगे, क्योंकि लैंड जिस तरीके का भी हो, मोस्टली आपका परिवार जो है, परिवार के पास लगभग 1 हेक्टेयर से लेके 2-2.5 हेक्टेयर तक का एक एवरेज लैंड होल्डिंग होता है। और क्योंकि इस तरीके का लैंड होल्डिंग है, सो अधिकतर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। लेकिन बात ये है कि अधिकतर लोग लेकिन डिपेंडेंट है रेन फेड इरिगेशन में, जो कि एक 1150 से 1200 के अंदर वाला एक बरसात होती है। लेकिन रीसेंट फेनोमेना अगर आप देखेंगे, जैसे इस क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इम्पैक्ट रहा है। जैसे हम 2017-18 की बात करेंगे तो उस टाइम पे एक ड्राई स्पेल चला था, जब लोगों को बरसात बहुत दिनों तक नहीं हुई थी, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको एग्रीकल्चर के ऊपर दिखता है, लोगों का एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ था। इस साल भी अगर आप देखेंगे, देयर वाज अ गैप, जब सोइंग के बाद आपका बरसात एक लंबे टाइम तक नहीं हुई थी। तो लोग यहाँ पे ऑल दो प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर के लिए रेनफेड इरिगेशन पे ये हैं, लेकिन आज के दिन में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट डायरेक्ट फार्मर्स के ऊपर दिखता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, माइग्रेशन आपको दिखेगा हर जगह। आफ्टर एग्रीकल्चर सीजन के बाद लोग माइग्रेट करते हैं आसपास एरियाज में, बाहर के स्टेट में रेट इज लो फॉर देयर अर्निंग्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपका महुआ, इल्ली, महुआ, गुल्ली और आपका तेंदुपत्ता जो है, लगभग एक 10 to 12,000 ऑफ इनकम, एनुअल इनकम जनरेट करता है। तो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, एनुअल इनकम काफी डिपेंड करता है फैमिलीज का इस एरिया में। जैसे हमने बोला कि ऑल्दो यहाँ पे आपका 4 रिवर आपको दिखेगा ये करते हुए, लेकिन एक्सेस टू दोस इरिगेशन फॉर दोस रिवर फॉर इरिगेशन नहीं है बहुत सारे लोगों के पास दिखता है, क्योंकि आपका एक तो इरिगेशन एसेट का एक चैलेंज हो जाता है लोगों के पास, जो आज तक इरिगेशन एसेट का भी मेजॉरिटीज के पास लेस देन 50% पीपल हैव एक्सेस टू इरिगेशन, इसलिए एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेन फेड इरिगेशन। ये इस तरीके का थोड़ा आपको मौसम और ये दिखता है होशंगाबाद यहाँ पे। अब इसके बाद आएंगे तो हम बेसिकली थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे हमारी महिलाओं की परिस्थिति किस तरीके से है। हमने यहाँ पे जो लिया है आपका डेटा, वो 15-16 वाला समय का डेटा लिया है, क्योंकि हम थोड़ा ये दिखाना चाहते थे आपकी, जो NMS जब काम करना शुरू किया था उस टाइम पे महिलाओं की परिस्थिति कैसी थी, और हम आगे जाते हुए आपको दिखाएंगे, आपको ये भी दिखाएंगे कि आज के दिन में महिलाओं की परिस्थिति हमारे इस एरिया किस तरीके से है, वो एक चीज हम दिखाएंगे।
एक लिटरेसी रेट देखेंगे तो बैतूल होशंगाबाद का कुछ ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं, 2-3% का फर्क है। बैतूल में 64 है तो यहाँ आपको 62 दिखता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि कितनी महिलाओं को आपका 10 साल से ज्यादा की शिक्षा, हायर एजुकेशन वाला ये मिलता है, दैट इज वेरी लो, दैट इज अबाउट 24%, लाइक लेस देन 30% का एक दिखता है जिन महिलाओं को मोर देन 10 years ऑफ स्कूलिंग की है। 18 साल से पहले शादी करने वाली आज आप देखेंगे जो 15-16 में दिखता था, 15% ऑफ गर्ल्स मतलब वुमेन यू कैन गेट, जो कि जिन्होंने 18 साल से पहले, लीगल एज से पहले शादी कर रखी है, दिखता है। और अगर आप स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे लगभग 30%, मतलब 30% महिलाओं का BMI नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी लो मिलता है। आपका 18 रेंज का है तो स्वास्थ्य के मामले में ये देखेंगे। और विच इज अ वेरी सीरियस थिंग इज कि लगभग आपको एनेमिक वुमेन इज 55%, मोर देन आधे से ज्यादा महिलाएं आपको एनेमिक दिखती हैं। बैतूल स्टेट के एवरेज से हाई है, बैतूल और होशंगाबाद दोनों देखेंगे तो। और वहीं पे आपको मोर देन लाइक 68% वुमेन आउट ऑफ ऑल द 100% प्रेग्नेंट वुमेन, 68% वुमेन यू कैन फाइंड आर एनेमिक, प्रेग्नेंट वुमेन आर एनेमिक। इसमें इंस्टीट्यूशनल बर्थ 15-16 में लगभग 71% आपका लोग जाके हॉस्पिटल इन सब में लोग ये बर्थ होता था बच्चों का, अब ये करते थे। और जो वेट है, माल न्यूट्रिशन, अंडर वेट बच्चे जो हैं 48% ऑफ द बच्चे आपको अंडर वेट वाले बच्चे दिखते थे। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका महिला और इनकी परिस्थिति है। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि वायलेंस के मामले में अगर हम देखना चाहेंगे तो जो ये बोलते हैं लगभग 35% ऑफ वुमेन हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस लाइक फ्रॉम देयर स्पाउसेस, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे फ्रॉम स्पाउस। तो लगभग 35% महिलाएं आपका स्पाउस वायलेंस का वाला दिखता है। लैंड ओनिंग, बात ये है कि लैंड ओनिंग इट्स बोथ अलोन एंड जॉइंटली, वो एक 44% का दिखता है। अनदर कंसर्निंग थिंग इज कि जो हाइजीन अगेंस्ट मेथड, वुमेन यूजिंग हाइजीनिक मेंस्ट्रुएशन प्रोसेसेस या प्रोटेक्शन मेथड्स, दैट इज ओनली 26% जो दिखता था। ये है ओवरऑल। तो इन सारी परिस्थितियों में, महिलाओं की ऐसी परिस्थितियों में जिसे ओवरऑल ऐसे जो दिख रहा है आपको, इस परिस्थितियों में यहाँ पे एक महिला की संस्था भी काम करती है जो है आपका NMS, नर्मदा महिला संघ, जो आज के दिन में आपका लगभग आपका 5 ब्लॉक में काम करता है, घोड़ा डोंगरी, चिचोली, शाहपुर, केसला, बैतूल, इन ब्लॉक में काम करता है ये। और लगभग आज के दिन में 20,000 महिलाओं के साथ ये 20,000 महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू 1706 SHGs के साथ। और ये सारी महिलाएं अगर आप देखेंगे 90% आपकी ST मार्जिनलाइज्ड ST फैमिलीज, 10% आपकी SC फैमिलीज के साथ ये काम करता है। तो ये काम बेसिकली महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये संस्था जो है महिलाओं की ये काम कर रहा है। इसके बारे में आपको हालांकि ज्यादा आपको NMS के मेंबर्स खुद ही और ज्यादा अच्छे से बताएंगे किस तरीके से काम करता है, वो हम थोड़ा ब्रीफ से बता दे रहे हैं, वो अपनी जर्नी और अच्छे से बताएंगे। NMS जो है, NMS बेसिकली महिलाओं का कलेक्टिव जो है पहले SHG फॉर्म करता है एक गांव में, एक गांव के कुछ SHGयां मिलके आपका ग्राम संगठन करती हैं, जो ग्राम संगठन महिला मंथली वंस बैठता है और फिर वो हर ग्राम संगठन से एक विलेज रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि हर महीने की फेडरेशन मीटिंग में आता है। सो दिस इज द एक्सपीरियंस जैसे वो करते हैं, दिस इज देयर स्ट्रक्चर, जिस तरीके से काम करते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए NMS हैव अ मैनेजमेंट कमेटी जो मैनेज करता है, और NMS के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जिसे हम CSP बोलते हैं, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो NMS के कार्यकर्ता हैं, जो भी इसका काम है, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गांव तक पहुंचाते हैं। तो सर, और इनके CSP के कामों को मैनेजमेंट कमेटी देखता है। आपका NMS हर साल में एक बार महाधिवेशन करता है, जहाँ पे एनुअल कन्वेंशन बोल सकते हैं, जहाँ पे NMS बैठता है, अपने लास्ट ईयर की जर्नी को रिव्यू करता है और अपने आगे वाली जर्नी को लेके अपना एक्शन प्लान प्रिपेयर करता है। ये है ओवरऑल
एनएमएस किस तरीके से काम करता है। एनएमएस करता क्या क्या है, इसको हम थोड़ा ब्रीफली अगर बताऊं तो एनएमएस जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करता है। आर्थिक विकास में किस तरीके से हम संस्था महिलाओं के लिए वो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए, जैसे एक सिग्निफिकेंट एनुअल इनकम, एक अच्छी जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटेटिव लाइफ जीने के लिए जितनी जरूरी है उसको 1 लाख का अगर पैमाना देके उतना कर पाए, उस तरीके से करता है। इसके अलावा सोशल इश्यूज में एनएमएस ने 3 चीजों पर बहुत सिग्निफिकेंटली कोशिश की है काम करने की। किस तरीके से की है वो आपको पता चलेगा आगे कि वो 3 चीजें आपका एक महिलाओं को कैसे ह्यूमन राइट्स या महिला अधिकारों पे कैसे महिलाओं को अपना हक अधिकार की समझ बने, उसके साथ साथ कैसे पहुंच पाए उसके ऊपर। दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आपका बेसिकली महिलाओं का कैसा राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिला आ पाए, राजनीतिक विचार कैसे महिलाओं में आ पाए, उसकी तरफ एक। और चौथा चीज जिसपे एनएमएस में काम करता है वो है महिला हिंसा के ऊपर, किस तरीके से वो महिलाओं को हिंसा के अराउंड अवेयर कर पाए, तो साथ में महिला की जो जिनके ऊपर हिंसा हो रही है वो महिलाओं को सहायता प्रोवाइड करा पाए। तो ये ओवरऑल एनएमएस का एक तरीके का जर्नी रहा है, और ये एनएमएस जिस जगह पे काम करता है उसका एक चीज ये है। इसके बाद हम आपको थोड़ा ये चाहेंगे कि एनएमएस के जो कार्यकर्ता हैं, आपको अभी हम उन्हें इनवाइट करेंगे कि एनएमएस ने किस तरीके से काम करना शुरू किया है। वो लोग आपको अभी जोड़ेंगे मेरे बाद, वो लोग और अच्छे से आप लोग के साथ थोड़ा जुड़े, किस तरीके से एनएमएस ने स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है, और खास करके यहाँ पे एनएमएस का ज्यादातर उसने महिला हिंसा पे कैसे काम करना शुरू किया है। तो पहले हम सुनेंगे एक पैरालीगल का शेयरिंग, की क्यों वो एक पैरालीगल बनी है, किस चीज ने उन्हें मोटिवेट किया है एक पैरालीगल बनने के लिए, और उन लोगों को क्या दिक्कत परेशानी आती है। दूसरा, एनएमएस क्यों महिला हिंसा पे काम करना शुरू किया है, वो एक चीज आपको ये आगे एनएमएस के सदस्य जो हैं वो बताएंगे। तो इसी के साथ में गीता दीदी जो एनएमएस के पैरालीगल हैं उन्हें इनवाइट करूंगी शेयरिंग के लिए। धन्यवाद क्लारा। आस्था, आप अनम्यूट करेंगे क्या, ताकि संघ के हमारे प्रतिनिधि जुड़ सके। यस अभिषेक, अनम्यूटेड है। ओके, गीता जी आपका स्वागत, प्लीज। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, आपकी आवाज आ रही है एकदम स्पष्ट। नमस्ते। मेरा नाम गीता है और पूरा नाम है गीता चौहान। मैं भौरा से 2 किलोमीटर अंदर एक गांव है पोलाखत्तर जिसका नाम, वहां पे रहती हूँ। मेरी समिति का नाम लक्ष्मी है, जो 1999 में 7 जनवरी को बनी है। मैं ऑनलाइन मीटिंग में पहली बार जुड़ रही हूँ, मगर फिर भी मैं अपनी जीवन की कहानी आज सबके सामने रखना चाहती हूँ कि मैंने काम कैसे शुरू किया और मेरी जिंदगी में कैसे बदलाव आया और मेरी क्या समझ बनी और मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, सब सारा आज आप सभी के सामने रखूंगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिवार का परिचय दे रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा, और मेरे पति, 5 लोग हैं। मैं पहले मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे पति जो थे वो बहुत शराब पी के मारपीट करते थे मेरे साथ। मेरे बच्चे छोटे थे, अब मुझे तो ऐसा लगता था कि पति का काम है रोज मारना पीटना गाली गलौज करना, इसी तरह मैं अपने परिवार में रहती थी। मगर जब एक दिन मधु दीदी आई हमारे गांव में समिति बनाने, तो उन्होंने कहा कि 10-10 रुपए बचत करो और समिति बनाओ और आप माल गाड़ी ले सकते हैं। और मुझे पैसे की बहुत तंगी थी, तो मैंने सोचा कि समिति में जुड़ जाती हूँ, पैसे की तंगी भी दूर होगी और दीदियों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा।
तो ऐसे करके मैं समिति में जुड़ गई और मैं वहां पे हर मीटिंग में जाने लगी, दीदियों के साथ बैठती थी, कभी जो अपनी दुख सुख की बात भी करती थी। तो इसी तरह मैं समिति में जुड़ी। एक बार जब हमारी समिति का क्लस्टर बैठक होता था ग्राम संगठन का, तो ग्राम संगठन में मुद्दा आया कि कोई दीदी अगर ऐसी इच्छुक होगी कि जो समूहों के साथ दीदियों के साथ काम करे तो हम ऐसे दीदी को चुनेंगे। तो मैंने अपना बात रखी कि मैं भी काम करना चाहती हूँ, पर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 5वीं तक पढ़ी थी। तो मैंने सोची कि कहीं बोल के देखती हूँ, अगर रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी तरह मैंने अपना बात रखा, तो संघ द्वारा मुझे पैरालीगल संघ साथी के रूप में चुन लिया गया। तो मैं गाँव गाँव जाने लगी। अब मैं पहले तो घर से बाहर कभी निकलती नहीं थी, मेरे घर में भी मारपीट होता था और बाहर गांव में भी मैं देखती थी कि मेरे पास के गांव में एक जाति पंचायत की मीटिंग हुई एक बार, तो उसमें एक लड़की को 200 रुपए में बेच दिया जाता है दूसरे गांव। तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल रहा कि हम महिलाओं के साथ ही ऐसी हिंसा होती है और अक्सर हमको ही क्यों ऐसा बोला जाता है, अक्सर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये बात तो मेरे मन में शुरू से वो चल रही थी कि शायद अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इन सबको लेके काम करूंगी। इसी तरह मैं जब संघ में काम करने लगी तो फिर हमने अपनी बात रखी कि हम ऐसे इस पे काम करना चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत केस की जानकारी हो, कुछ समझ बने हमारी। तो हमें प्रधान द्वारा फिर चुना गया कि पैरालीगल का काम आप कर सकते हो, आपकी समझ बनेगी, अच्छा छोटी छोटी धाराओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसी तरह हमारा पहला ट्रेनिंग हुआ सहारनपुर में 14 दिन का। तो वहां पे हमने केस को लेके बहुत सारी जानकारी सीखी और फिर हम वहां से अपने गाँव में आए। तो गाँव में जब मैंने जाति पंचायत की मीटिंग में गई तो फिर मैंने वहां पे दीदियों को जोड़ी और वहां पे फिर इस तरह का बात रखी कि हम भी अपने फैसले हम भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर मैं दीदियों को जाति पंचायत की मीटिंग में ले जाने लगी। इस तरह मैंने काम की शुरुआत की और आज तो मैं इस मुद्दे पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं बड़े से बड़ा ट्रेनिंग भी कर सकती हूँ। मैं मेंबरशिप का ट्रेनिंग करती हूँ, मेंबर अवेयरनेस का करती हूँ, जेंडर पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ दीदियों के साथ, और एक गांव के मैं 40 गांव में जा सकती हूँ। और मेरे इसको लेके मैंने अपने घर में भी मीटिंग करी और दीदियों के साथ भी गांव में मीटिंग करी। तो मैं आज इस पे हूँ कि मैं सभी ट्रेनिंग दे भी सकती हूँ और सब दीदियों की समझ भी बना सकती हूँ। इसी तरह मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया उसको लेकर मैं आज और केस के बारे में और जो जानकारी देगी मैं ममता दीदी देगी कि केस कैसे करते हैं, केस का क्या प्रक्रिया होता है, वो हमारी और दीदी है वो जानकारी देगी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा नाम ममता पंद्राम। जी, मेरा नाम ममता पंद्राम है और मैं बैतूल से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ग्राम डोकिया में रहती हूँ मैं। और मैं नर्मदा महिला संघ की पहले तो एक सदस्य हूँ। मैं 10 साल पहले सदस्य के तौर पे जुड़ी SHG में। मेरा भी मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरे पति हैं और मैं घर पे सबसे छोटी बहू हूँ। गांव में तो वही है कि घर के अंदर की महिला बाहर नहीं निकले और ऐसी स्थिति में मैं भी एक हाउसवाइफ के रूप में रह रही थी। जब SHG में जुड़ी और जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग जाने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, देख रही थी मैं हिंसा होते हुए, मतलब हमको ऐसा लगता था कि मारना पीटना औरतों के ही किस्मत में है और ये होता है। तो ये देखते हुए भी मुझे पहले ये नहीं होता था कि क्यों मारते हैं ये। जब ट्रेनिंग मीटिंग में मैंने सीखा तो मुझे बहुत अंदर से वो आने लग गया कि मैं कब जाऊं, मैं कब सीखूं, पहले खुद मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाऊं, उसके बाद इनको मैं कैसे बचाऊं। तो मुझे रोका गया घर पे। सब मेरे जो बड़े जेठ लोग हैं वो बोलते थे क्यों भिजवा रहा है रे तू। मेरे हस्बैंड से बोलते थे कहाँ भिजवाता है बैग टांग के, तेरे से एक औरत नहीं पलती है।
तो ये सब चीजों को सुन सुन के मेरे पति मुझे बोलते थे कि मत जा, पर मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि आपको भरोसा है मुझ पे? मेरा मन है, मैं सिर्फ गलत नहीं करने जा रही हूँ, कुछ अच्छा ही करने जा रही हूँ मैं, और मेरी भी इच्छा है, मैं घर के काम करके निकलती हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, और दुनिया कुछ बोले, मैंने कहा लेकिन आप क्या चाहते हो? तो हम दोनों में जब आपस में बात हुई तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा। तब मैं निकली। फिर संघ ने मुझे पैरालीगल के रूप में चयन किया। मैं सीखी, 1 साल ट्रेनिंग ली धाराओं के बारे में, हिंसा कैसी होती, किस प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती है। और मैं संघ में एक CSP के तौर पे भी काम करती हूँ। मैं एक जेंडर ट्रेनर भी बनी हूँ, जेंडर का ट्रेनिंग भी देती हूँ। ऑनलाइन CDC का काम भी मैंने किया, और एक पैरालीगल के तौर पे भी मैं आज की स्थिति में काम कर रही हूँ महिलाओं के साथ में। तो केस की प्रक्रियाएं, जो जैसे केस आता है तो गांव में ग्राम स्तर मीटिंग होता है, जो 5 से 6 8 SHGयां जो होती है एक साथ बैठती है, वहां निकल के आता है एक दूसरे का दुख सुख। जिस किसी महिला पे हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, तो वो वहां बात रखती है। वहां गांव के स्तर पे होने वाला केस वहीं पे इतने लोगों के बीच में समझौते के तौर पे हो जाता है, और जो नहीं बन पा रहा है, बड़ा केस जैसे हुआ है, तो वो संघ में आता है। संघ तय कर लेता है कि इस केस को, तो सबसे पहले महिला के साथ में काउंसलिंग करती हूँ कि महिला के साथ में किस प्रकार का घटना हुआ है, क्या केस है, और परिवार के साथ में मैं काउंसलिंग करती हूँ, परिवार क्या चाहता है और महिला क्या चाहती है। मैं परिवार के साथ भी उनके परिवार का मेंबरों जैसा रिश्ता बनाती हूँ कि देखो कुछ होगा नहीं, मैं हूँ आपके साथ। कोई परिवार नहीं चाहता कि हमारे घर से केस आगे जाए, बात आगे बढ़े, समाज पे प्रभाव पड़ेगा, ये गलत बात है, हो गया तो हो गया, हम छोटे लोग हैं। लेकिन न्याय को नहीं देखते हैं, बदनामी होगी इसलिए केस को आगे नहीं आने देते। और मैं महिला से भी सहेली वाला रिश्ता बना देती, जो उसके साथ जो हुआ वो सारी बातें मुझे अलग से बताती है काउंसलिंग पे, और वो चाहती क्या है मैं उसके साथ हमेशा हूँ। तो केस किस प्रकार का है मैं वो जांचती हूँ। 2005 का जो कानून है, जो धाराएं, क्या मैं ये देखती हूँ कि उस धाराएं के अंतर्गत कौन सा केस आ रहा है, मैं उसके साथ में फिर थाने तक जाती हूँ महिला के साथ में FIR दर्ज कराने जाती हूँ। तो वहां भी चुनौतियां आती है, जब हम चीजें बता रहे होते हैं तो क्या वो सही से FIR लिख रहे हैं। फिर मुझे ये भी देखना होता है कि कच्चा FIR और पक्का FIR में फर्क, तो मुझे उनसे बातचीत करना होता, सर इसमें ऐसा हुआ है, और ये तो ऐसी स्थितियां भी बनी कि नहीं ये तो वो आपको किसने बोला, ये तो हम कर रहे हैं ना, ये हमारा काम है। लेकिन मैं सवाल जवाब कर लेती हूँ, काम आपका है, लेकिन इसमें ये होना चाहिए, केस किस प्रकार का है, धारा कौन सा उसमें लगेगा, ये मुझे जानकारी होता है। मैं जानकारी के साथ ही जाती हूँ, तब मैं लड़ लेती हूँ उनसे कि इसमें। और FIR जब लिखते हैं तो कच्चा लिख रहे हैं कि पक्का, इस पे भी मेरी नजर रहती है। होता क्या है, कई बार लिखते नहीं है, बोल देते हमने लिख लिया, जाओ महिला। मेरे से तो लड़ाई भी हो जाती है कि आप इतना कानून के बारे में जानती हो, आपको किसने बताया, क्या करती हो, सारे सवाल जवाब करते हैं। बट मैं नहीं डरती हूँ, और सर इसमें यही होगा, आप उठा के देख लीजिए 2005 के जो कानून के अधिनियम जो आ रहे हैं धाराएं, आप देख लीजिए कि यही धारा लगेगी। मैं लड़के वो FIR सही लिखवाती हूँ, और उसके साथ फिर FIR करने के साथ फिर घर आती हूँ महिला के साथ में, उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं FIR कराने के बाद घर आओ पावती लेके साथ में, 2-3 दिन के बाद कार्रवाई क्या हुई उस पर ध्यान रखती हूँ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जाके परिवार वालों से फिर से बातचीत में लगातार रहना, परिवार के सदस्य जैसे जुड़ाव रहना, ताकि परिवार भी साथ दे और वो दीदी भी साथ दे। तो ऐसा रहती हूँ। कई बार मुझे चुनौतियां भी आई, जब मैं 6 से 7 किलोमीटर अकेली पैदल चल के जाती हूँ इन केसों के लिए, तो मुझे रास्ते में भी रोका गया, क्यों, आपका गांव नहीं है, आप होती कौन हमारे गांव में घुसने वाली, आप क्यों ये सब करा रही हो, आपको हम मार देंगे, काट देंगे, सारी धमकियां चुनौतियां मिलती है। पर मैं इन चुनौतियों से नहीं डरती, मैं लड़ते हुए उसके साथ हमेशा रहती हूँ। और
बातचीत करते हुए उनको साथ ले जाते हुए बाई को थाने तक लाना पड़ता है। कोर्ट तक अगर केस जा रहा है तो उसके साथ में कोर्ट में भी साथ में रहना पड़ता है, जहां उसके बयान हो रहे हैं उसके साइड पे खड़े होना पड़ता है बातचीत करके, ताकि वो डरे नहीं, अपनी बातें अच्छे से बताए। और महिलाओं के साथ में जो चुनौतियां आती है वो तो रोना, एक बार वो हारती नहीं है। हमारे यहाँ पे जब केस लेते हैं तो पहली बात में एक लिखित में संघ में लेटर लिख लेते हैं, दीदी की साइन ले लेते हैं कि मैं आज से इस केस में आपके साथ हूँ और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, तब न्याय तक पीछे नहीं, ताकि बीच में दिक्कत ना हो। तो उसी प्रकार से हम संघ के केस को लेकर आगे जाते हैं। और संघ ने मुझे परामर्श केंद्र में भी बिठाला कि अक्सर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की दीदियां जाती है, केस होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जब वहाँ परामर्शदाता होते हैं काउंसलिंग करने वाले तो शायद उनसे बता नहीं पाते हैं अच्छे से। तो मुझे संघ ने वहां भी बिठाला। मैं 1 से 1.5 साल बैठी और मैं दीदियों से काउंसलिंग करना, अलग से बैठ के करना, उनकी सच्चाई वो अपने बताना, बहुत मतलब अच्छा वो रहा मेरा वहां पे बैठना भी। और मुझे वहां फाइल लिखना नहीं आता था कि जो कोर्ट में फाइल जाता है 5 काउंसलिंग के बाद अगर वो नहीं हो रहा है तो कोर्ट में कैसा जाना लिखित में, मैंने वो सब मुझे वहां से सीखने को मिला। और बहुत तरह के केस, परामर्श केंद्र एक ऐसा केंद्र है कि ठीक है लोगों को थोड़ा पनिशमेंट देने का काम करता है और फिर परिवार को बसा भी देता है वहीं तक जहां तक हो, और वह ऐसा लायक रहता है कि ये तो नहीं है तो फिर आगे तो जाना ही है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि संघ के माध्यम से मैं परामर्श केंद्र में भी जुड़ी, वहां लिखना पढ़ना सीखी। आज मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अगर कोई केस में आए तो काउंसलिंग करके लिखना, कहाँ तक उसके साथ देना, ये सीखने को मिला, ये मेरा अनुभव रहा। और मैं आज डट के महिलाओं के साथ खड़ी भी रहती हूँ। और जहां भी दीदी के ऊपर जो भी हिंसा हो, मैं बिल्कुल उस गांव में पहुंच जाती हूँ, मेरे कान तक आवाज आ जाए, संघ तक केस पहुंचे ना पहुंचे, मेरे पास अगर फोन आए तो मैं पहले पहुंच जाती घटना स्थल पे कि दीदी के साथ हुआ क्या है और कैसे हुआ, और मैं उसको संघ के माध्यम से ही लेकर आगे बढ़ती हूँ। और ठीक है, जो आगे का एनएमएस महिला संघ जो है, संघ हमारा कैसा देखता है केस को, किस तरीके से आर्थिक रूप से जो सहायता देता है, वो आपको कला दीदी आप आगे बताएंगे। सभी को नमस्ते। मैं ग्राम धारापुर में रहती हूँ, मेरा नाम कलाबाई है और बैतूल लोकेशन में नर्मदा महिला संघ की संचालक की सदस्य हूँ। और मेरी जिंदगी का बदलाव, एक नई कहानी हम में कैसे आई है वो मैं बताना चाह रही हूँ। कि तब हम नहीं जुड़े थे एसएचजी में, वो हमको ये भी नहीं समझता था क्या एसएचजी है क्या है, ये तो नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मलानझिरी चिकलार में जैसे आते जाते में मेरी बड़ी दीदी है वहां पे, तो उन लोग बैठते थे, बचत करते थे, वहां पे कुछ चर्चाएं होती थी, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को भी आप जोड़ लो, बता दो। तो बोले कि आप लोगों को वहां पे देखने के लिए हमारे सर लोग नहीं आएंगे, हम नहीं जोड़ पाएंगे। बोले तो ठीक है। हमको उतना नहीं समझता था, लेकिन फिर हमने ऐसे 1.5 साल चलाया। 1.5 साल चलाने के बाद में हमारे दिमाग में ऐसा कुछ शेखर भैया गए थे देखने के लिए, पता चला तो कि यहाँ पे भी एसएचजी चल रही है। तो शेखर भैया गए तो उन्होंने देखा, फिर इधर हमको, हम जुड़े संघ में। जहाँ पे भी कोई मीटिंग होती थी, ग्राम स्तर कलेक्टर मीटिंग या ग्राम स्तर, तो हम बिना बताए भी चले जाते थे देखने सीखने के उद्देश्य से। तो सीखने के उद्देश्य से तो काफी हमारे गांव में लोग बोलते थे कि ये क्या नेतागिरी का काम कर रहे हैं, ये क्या महिलाओं को बिगाड़ रही है, ये बहुत से कठिनाई आई। लेकिन मैं उस कठिनाई को नहीं डरने के बाद भी मेरे को गांव में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इसको हम कुछ ग्राम प्रतिनिधि के लिए चुने या कुछ, लेकिन सीख के और हम कुछ सीखेंगे करके मैं अपनी मर्जी से आने लगी। तो मर्जी से आने लगी तो जो यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही थी, मीटिंग में जो चर्चा हो रही थी, वो चर्चा ले जाके मैं ग्रुप में बात करती थी। तो फिर दीदियों को भी समझ में आया तो सही बात है, अपन ठीक है। फिर
बिना गांव से चुने भी मेरे को संघ ने संचालक में चुन लिया। तो संचालक में चुना तो मेरी जिंदगी में, मेरे घर से तो मैं बहुत परेशान थी। हम लोग, मेरे जेठ, देवर, ऐसे 4 भाइयां हैं, तो 4 भाइयां में तीसरे नंबर पे हूँ। तो सभी लोग बोले कि आवारा जैसी घूमती है तो सारे भाइयों को बिगाड़ती है। लेकिन धीरे धीरे करके भाइयों को समझ में आया ग्रुप में, तो बोले वो क्यों बिगाड़ेगी, वो जो कर रही है वो हमें समझ आ रहा है, इसलिए हम वो जो बोलेगी उसी के कहने पे चलेंगे। तो ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कुछ महिला हिंसा को लेकर 5 मुद्दे पे काम कर रहा है नर्मदा महिला संघ। तो वो धीरे धीरे करके संचालक में चुना गया, तो उसमें मेरे को 5 उद्देश्य में धीरे धीरे करके समझ में आया ताकि क्या करना चाहिए। बार बार महिला हिंसा पे बात आ रही थी कि मारना, ठोकना, घरेलू हिंसा, ये सारी चीज पे बात हो रही थी। तो फिर कुछ हमारे समझ में आया कि ये अपने गांव में जो भी हिंसा होता है या घरेलू हिंसा होता है तो उसको कैसे रोकथाम करना, महिला हिंसा होता है तो उस पे हम कैसे आगे इसको बढ़ाएं। तो गांव में ग्राम प्रतिनिधि गांव में ग्रुप में समझा के देख रहे थे कोई भी हिंसा को, अगर वो नहीं समझ पाते थे तो हम लोग फिर फेडरेशन में उस बात को रखते थे। कौन ग्राम प्रतिनिधि, फेडरेशन मंजूर करता था कि भाई हम कौन सी पैरालीगल को ये काम दें नहीं दें, कौन कर सकती है। तो फिर वहीं पे ग्रुप तय कर लेता था फेडरेशन की हमारे इसमें या ममता दीदी है या आशा बाई है तो कौन ले सकते केस, उसी पे फिर वो फाइल बनाते थे और जो कैंडिडेट रहता था उसके साइन वाइन करके और उसको तैयार करते थे कि हमेशा हम तेरे साथ रहेंगे लेकिन तू पीछे मत हटना। ऐसा करके हम जानते थे कि महिला हिंसा के ऊपर हम क्यों ना आवाज उठाएं, तो नर्मदा महिला संघ के साथ मिलके और हम इस पे काम करें, ना ही हम सहेंगे ना सहने देंगे। तो आज संघ से जुड़ाव रहने से हमारा ये इतना तो है कि बिना कोर्ट कचहरी के बिना भी हम कोई कर सकते हैं। अगर नहीं हमसे समझ में आएगा तो हम कोर्ट कचहरी भी दिखा सकते हैं ये करके। और सारी महिलाओं के अंदर ये जागरूकता आई, पर लगातार मीटिंग है। तो 12 किलोमीटर मेरा गांव अंदर दूरी जंगल में, लेकिन फिर भी मैंने कभी कोई भी प्रशिक्षण में हार नहीं माना। भले ही स्कूल का खाना बनाती हूँ, दोनों स्कूल का, लेकिन मास्टर भी बोलते हैं कि अपने काम पे ध्यान नहीं देते हो, आप कहाँ जाते हो, भागे भागे जाते हो। लेकिन मैं किसी ना किसी भाई को जिम्मेदारी दे करके और पूरा मीटिंग अटेंड करती हूँ, तब जाके मेरे अंदर में जागरूकता आई कि महिला हिंसा पे कैसे काम करना चाहिए, आजीविका पे कैसे काम करना चाहिए, मनरेगा को लेके कैसे काम करना चाहिए। ये सारी जागरूकता मेरे अंदर में ये 5 उद्देश्य को लेके आई और 5 ही उद्देश्यों पे मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। मतलब कोई अलग अलग विभाग में सवाल जवाब कर सकती हूँ। तो इतना मेरे अंदर संघ के जुड़ाव के नाते मेरे अंदर ये क्षमता बढ़ी है कि आज हमारे जिंदगी का और हमारे संघ का बदलाव हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। तो नंदीखेड़ा में अभी कम से कम 7 साल पहले अपना बच्चा को झूला में सुला के और महिलाओं के साथ उसको मतलब आत्महत्या कर ली करके और उसको मार डाला, और मार डालने के बाद में उसको चूल्हे के पास सुला के और उसके ऊपर मिट्टी तेल डाल के भी और उसको आग लगा दिया गया है। लेकिन उसको भी वहां पे भी समिति की दीदियां थी तो उन्होंने देखा, फिर संघ में उनने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उससे भी वो केस पे भी भाइयों ने इंसाफ दिलवाया पैरालीगल के माध्यम से। आशा भाई थी वहां पे पहले, तो उन्होंने किया वो केस पे भी काम और उनका ये किया। तो ये रहा है मेरा अनुभव। मतलब काफी जिंदगी में बदलाव और संघ का बदलाव लाने के लिए हमको हमारे मन में बहुत कुछ अच्छा लगा है सर। तो लगातार केसेस आते रहते हैं। नर्मदा महिला संघ इतना बड़ा है कि महिलाओं का संगठन
तो हमारे जो संघ बैतूल के जो नर्मदा महिला संघ में अभी तक जो केसेस हैं वो है 133 केस की जो संख्या है, और कुल केस 133 है, और घरेलू हिंसा के केस जो है वो 65 है, और गुमशुदा जो केस है, जो लड़कियों को आज तक के गुमशुदा केस जो उस पे लड़ाई लड़ी है संघ ने, वो 20 है, और रेप केस की कोशिश की गई जो वो ऐसे 12, और बच्चों के ऊपर जो यौन हिंसा हुई वो ऐसा एक केस है। और लगातार संघ उस पे आवाज भी उठा रहा, लड़ाई लड़ रहे हैं, और सफलताएं भी प्राप्त हुई है संघ द्वारा। तो अच्छा लग रहा है कि हम इतना इससे और आगे और भी करना है हमको। लगातार हम कोई भी महिला पे हिंसा ना होने दें, यहाँ तक की हमारी कोशिश है, और हम लगातार करते रहेंगे। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सिबिन, आ रही है। हाँ, तो इसी चर्चा को बहुत अच्छे से नर्मदा महिला संघ की हमारी दीदियों ने बड़ा अच्छे से समझाया है कि एक प्रभावी प्रयास, संगठित प्रयास, और उसमें किस किस तरह के चरण होते हैं, उन चरणों को कैसे उसका सामना करते हैं, इन तमाम चीजों को विस्तृत तौर पे बताया है। मैं उसको थोड़ा सा संगठित करते हुए एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये प्रयास कैसे हुआ, और ये दौर जो हम लोग का था, जिसको हम लोग बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम का एक दौर था 2009 में, हम लोग उसको लेके आगे बढ़े थे। और ये दौर आया इसलिए क्योंकि नर्मदा महिला संघ के अंदर से ही ये आवाज उठ रही थी, हमें जो पावर है या शक्ति है उसके ऊपर कुछ प्रभावी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमारा स्वयं सहायता समूहों के अंदर सिबिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिबिन, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ठीक, तो शायद वीडियो का कोई इशू है, तो आई विल कंटिन्यू ऑडियो। जी बिल्कुल। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये जो चरण हम लोग का शुरू हुआ था, वो हुआ था नर्मदा महिला संघ के अंदर से जो ये आवाज आ रही थी, जिसमें उनका कहना था कि हमें मौजूदा जो, हमें ऑडिबल ना? यस यू आर। आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं तो और बैंडविड्थ आपको मिल जाएगा। श्योर। तो ये कहना था कि हम सिर्फ आर्थिक और जो आपके बचत के स्तर पे हम जो कार्य कर रहे हैं, जो संगठित प्रयास कर रहे हैं, वो नाकाफी है पूर्ण जो एक अधोसंरचना है उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, और जो हमारी परिकल्पना है एक समाज की जो महिलाएं सोच रही थी, उस पर एक प्रभावी कदम उठाने के लिए इतना सिर्फ करना काफी नहीं है। तो उसको फिर और हम लोगों ने खोलने की कोशिश की कि इसको आखिर में हम चाहते क्या फिर करने का। उसमें 4 तरीके के लोगों के सोच निकल के आ रही थी, जिसमें एक था कि जो मौजूदा जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें कुछ प्रभाव डालने की हम बात कर रहे थे। दूसरा हम बात कर रहे थे जिस तरह का भी महिला उत्पीड़न, महिला हिंसा और जो हमारे सामाजिक तौर पे भी होता है, जो हमारा कानूनी तौर पे भी जिसकी अमान्यता है, उस पर जो प्रभाव करने की जरूरत है, वो एक दूसरा निकल के आ रहा था। और फिर ऑफ कोर्स ये निकल के आ रहा था कि उन सब चीजों पर करते हुए महिलाओं को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप पे सक्षम भी होना पड़ेगा और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो भी एक तंत्र है जिसमें हमारे जो खासतौर पर पंचायत का सरोकार ज्यादा था महिलाओं का, तो पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि और जो वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग है, उनका एक नजरिया महिला के स्तर पर और महिला संगठन के स्तर पर महिलाओं के मुद्दों की तरफ में बदलने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको लेते हुए जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम की कल्पना की गई, जिसमें ये 4 डायमेंशंस पे, 4 पहलुओं पे असर डालने की कोशिश
2009 से जारी है, जिसमें पहला पहलू है जिसको हम बोलते हैं कि उनके जो हक अधिकार है महिलाओं के, जो संविधान के तौर पे, कानून सम्मत तौर पे उनको मिले हुए हैं, उसको कैसे वो प्राप्त करें, एक नागरिक के तौर पे वो प्राप्त करें, उसकी पहल इस दौर में शुरू हुई। दूसरा था कि कैसे करके आपका जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस जो है, लिंग आधारित जो हिंसा है और जो भेदभाव है, उस पर एक प्रभावी कदम उस और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो महिलाओं की, और जो हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं और साथ साथ जो अधिकारी वर्ग है उनके अंदर एक ज्यादा सहजता है और वो ज्यादा तैयार रहे महिलाओं के मुद्दों पे रिएक्ट करने के, उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए। तो उस पर जो प्रभाव पड़ा है, जो देख पा रहे हैं, ग्राम सभा भागीदारी का जो सीधा सीधा असर जो देखने में मिलता है, एक तो है कि सिर्फ भागीदारी मतलब उनका उस जगह पे जाके मौजूद रहना अकेला नहीं है, वो वहां पे अपना पक्ष भी रखती है, मतलब महिला विशेष तौर के जो पक्ष है उनके, है ना, कई मुद्दों पे इस तरह से भी आपका होता है कि वो मुद्दा जिस तरीके से रखा जाता है और जिस तरह से उसका अंत होता है, उसमें आपका महिला प्रभाव और महिलाओं के जो जिंदगी से जुड़े पहलू हैं उसका असर उस पर देखने को मिलता है। और ये 4 डायमेंशन जब हम हिंसा की बात कर रहे हैं तो हम लोग का भी एक समझ ये बना कि सिर्फ हिंसा मतलब सिर्फ आपका घरेलू स्तर पे और सामाजिक स्तर पे होने वाली हिंसा पे काम करना, वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं है, वो आपका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपका सामाजिक ताने बाने से भी, आर्थिक ताने बाने से भी, और आपकी व्यवस्था में कुछ हद तक परिवर्तन लाने को लेकर भी। इसीलिए 4 डायमेंशन हम लोग सोचे हैं, जिसका अगर आप देखोगे बीच का जो है ग्रीन, वो डायरेक्टली पैरालीगल सिस्टम पे काम करने का उसमें प्रभाव दिखेगा, लेकिन बाकी पहलू उसको कहीं ना कहीं मदद करते हुए। दूसरा जो असर दिखा है वो है महिलाओं का हक लेने का जो तरीका था वो काफी बदला है ना। मतलब आम चलन ये था कि जो एक नागरिक का और जो व्यवस्था के बीच में जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं देने वाला कोई था और लेने वाला कोई था। तो लेने वाले के हाथ में ये नहीं था कि हम क्या अपने हक की तरफ जा रहे हैं, हमें कोई उसमें दान मिल रहा है या हमें कोई दक्षिणा मिल रही है। उस सोच को बदलने में ये आपका काफी प्रभाव डाला है। आज के समय पे लोग उस ज्ञान के साथ, उस जानकारी के साथ, उस सोच के साथ व्यवस्था के साथ इंगेज होते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने हक और अधिकार को व्यवस्थित तरीके से वो ले पाए। तीसरा जो है कि अभी के समय पे जो हम बदलाव देख पाते हैं वो है कि लगभग जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम जो क्षेत्र में चल रहे हैं, उसको लेकर उसको लेकर एक पूर्ण समझ बोल सकते हैं, जो वहां पे चल रहा है उसको बारे में, और कानून क्या बोलता है या जो उसका गाइडलाइन क्या बोलता है उसके बारे में काफी समझ गांव में महिलाओं के अंदर आ चुकी है। दूसरा जो पक्ष था जिसमें आपका जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस पे काम करने की बात हो रही थी, उसमें जो प्रभावी परिणाम जो देखने को मिलते हैं, एक तो है एक जो घर के अंदर की, परिवार के अंदर की और समाज के अंदर की एक सोच थी, जो बोला जाता था कि ये जो है पब्लिक स्क्रूटनी का मुद्दा नहीं है, मतलब ये जो आम राय में बैठकर आम राय बनाना उस पर और जो है सर्वसम्मति लाना, ये कहीं से भी अपेक्षित नहीं है। इसकी एक सैंक्टिटी है, इसकी एक समझ है और इसको उस तरह से देखने की जरूरत है। उस मिथ को या उस मिसकंसेप्शन को काफी हद तक लोगों ने इस दौरान में तोड़ा है, खासतौर पर महिलाओं ने, जिसमें उन्होंने कोशिश ये की है कि इन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा आपका जिस पे चर्चा हो, विचार हो। क्लारा एक पीछे चर्चा परिचर्चा हो उस पर लगातार, तो आपके जितने भी कलेक्टिव स्पेसेस हैं और जितने भी आपके कम से कम जो आपके पब्लिक स्पेसेस हैं वहां पे इन मुद्दों के उठाव रखना, उन मुद्दों को बहुत ही आपके समझ के स्तर पे लाके उसको बात करना, ये शुरू किया गया है। दूसरा है जब मुद्दे रखे जा रहे हैं तो इसका पितृसत्तात्मक सिबिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आस्था, अगर आप वहां पास में है तो सिबिन को बता सकते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू है। तो ये जो हम बात कर रहे थे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की, उसमें हमने कहा पहला तो है कि जो उनकी बोलने की आजादी है, बोलने की जो क्षमता है, उसमें काफी विकास हुआ है।
अपनी बात को किस तरीके से रखना है, किस जगह पे रखना है, कैसे रखना है, ये वो समझ पाए हैं। और ये किन तंत्रों पे जाकर असर करेगा, विशेष तौर पे जो हमारा पितृसत्तात्मक जो तंत्र है उसमें कहाँ जाकर इसका प्रभाव पड़ता है वो समझने लगे हैं। दूसरा जो प्रभाव पड़ा है वो है सामाजिक पहलू क्या है इसका, उसको कैसे हमें लेकर आगे बढ़ना है, इस किसी मुद्दे पे काम करना है जो भेदभाव को लेकर या हिंसा को लेकर है। और दूसरा उसका लीगल परस्यूट क्या है ना। ये दो में फर्क करना लोग समझ गए हैं, क्योंकि हर चीज का जो हम लोग देख पा रहे थे कि दो हिस्से हो रहे थे, एक तो सामाजिक स्तर पे जिसको हल करने की जरूरत पड़ रही थी, और दूसरा कानूनी वैधानिक स्तर पे जिसको हल करने की जरूरत पड़ रही थी, जिसमें एक समय पे काफी कंफ्यूजन रहता था। क्योंकि आमतौर पे जो समाज में था कि ये सारी चीजें समाज की हैं और कानून के हिसाब से सारी चीजें कानून के स्तर पे है। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा, महिलाओं को भी हम लोग को भी, कि हर एक मुद्दा जो इसमें निकल के आ रहा है या हर एक पहलू जो इसका निकल के आ रहा था उसके दोनों पक्ष हैं, जिसमें सामाजिक पक्ष भी है जिसको सामाजिक स्तर पर हल करना पड़ेगा, और जिसके कानूनी पक्ष में जिसको कानूनी स्तर पे ही हल किया जा सकता है। तो ये जब समझ आने लगी तो आपका प्रभाव भी अच्छा पड़ने लगा और सफलताएं भी उस तरह से महिलाओं को मिलना शुरू हो गई। तीसरा जो डायमेंशन था जिसपे परिणाम लाने की कोशिश की गई वो था कि महिलाओं की एक छवि जो बने वो है कि परिवार में जो है आय बढ़ाने के स्तर पे या फिर औद्योगिक गतिविधियों में उनके योगदान को लेकर वो बने, जिसमें काफी हद तक देखें तो अब महिलाओं की छवि एक किसान के तौर पे बन रही है। ये शुरू में जब हम लोग बेसलाइन किए थे 2009 में, उस समय स्टार्किंगली एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो मानती थी कि हम परिवार में किसी तरह की आय वृद्धि के कार्य में संलग्न है। इसका सीधा दूसरा एक और प्रभाव था कि ज्यादातर महिलाओं का ये मानना था कि हम जो है एक लेबर हैं, मतलब हम मजदूर वर्ग में हैं परिवार में भी, और हमारा काम एक मजदूरी के तौर पे अपने आप को खड़ा कर रखना और परिवार को खड़ा करना है, वो था। और दूसरा था केयर वर्क के लिए, मतलब हमें सेवा भाव के लिए रखा गया है, हम सेवा भाव के लिए हमारा इस दुनिया में सृजन हुआ है। उस तरह के दो तरीके की सोच थी जिसको बदला गया इस दौरान में, महिलाओं काफी महिलाओं ने उसको बदलने की कोशिश की है। और उसका प्रभाव पड़ा है परिवार के स्तर पे जो निर्णय लिए जाते थे, और खास तौर पर अगर मैं बोलूंगा कि जो शिक्षा के स्तर पर जो निर्णय है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा और लड़कों की शिक्षा में कुछ हद तक जो बराबरी लाने की कोशिश इस दौरान में की गई है। और शादी का जो निर्णय है उस पे अभी एक बृहद चर्चा परिवार में होती है, और उसमें भी काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें महिलाएं भी अपना प्रभाव तक बहुत अच्छे तरीके से डालती है। तीसरा जो प्रभाव पड़ा है वो है आय कहाँ पर इन्वेस्ट हो और कहाँ से निकले, इस चीज पे भी काफी हद तक अब निर्णय परिवार में लिया जाने लगा है, जो पूरी तरह से एक तरह से परिवार में जो है तो बुजुर्गों के हाथ में था, बुजुर्गों में भी खासतौर पुरुषों के हाथ में वो सीमित था। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा है वो है संसाधन जो परिवार में है और अब जो क्षेत्र में है उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग, उसका कंट्रोल काफी हद तक महिलाओं ने अपने साथ में लेना शुरू किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्टार्क डिफरेंस है, लेकिन वो एक समझ में आता है कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जो संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर, संसाधन के शोधन को लेकर होगा जो पूर्ण रूप से एक वर्ग विशेष के हाथ में सीमित रह गया। जो चौथा डायमेंशन जिस पे असर किया गया है वो है आपका ड्यूटी बेरर्स के और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके व्यवहार में काफी बदलाव इस दौरान में लाने की कोशिश की गई थी। जो 2014-15 तक जब तक ये कार्यक्रम चला तब तक उतने बड़े पैमाने पर नहीं आया था, लेकिन इसका प्रभाव ग्रेजुअली उसके बाद हम लोग ज्यादा देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे मौके खुले जहाँ पे महिला संगठन और जो अधिकारी वर्ग है, जो शासकीय वर्ग है, वो मिलकर कई सारे कार्यक्रमों को गाँव में एक साथ ले जाने लगा, उसकी समीक्षा की जाने लगी, उसकी योजना निर्माण होने लगा, उसको जमीन पर उतारने के कार्य भी दोनों मिलकर करने लगे। दूसरा जो प्रभाव पड़ा कि इस जगह पे क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र भी काफी ज्यादा था, महिलाओं ने ये सोचा कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव डालना चाहिए, तो बहुत सारी महिलाएं पिछले पंचायत इलेक्शन में, चुनाव में खुद खड़ी भी हुई, महिला संगठनों ने उनको साथ भी दिया, उसके कारण से काफी सारी महिलाएं उस क्षेत्र में, उस जगह पे पहुंची। और आपका जो पब्लिक स्पेसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट हो या आपका जो भी गांव के स्तर पे जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो हो, जिले और जनपद स्तर पे हो, वो काफी हद तक आपका एक तरह से बोला जाए कि महिलाओं के लिए एक वेलकमिंग स्पेस बनने लगा है, जहाँ पे पहले एक डिस्करेजमेंट था, जहाँ पे उसकी कोई सीमा ही नहीं होती थी या उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती थी, वो अब धीरे धीरे इंक्लूसिव स्पेस के तौर पर डेवलप होने लगे। नेक्स्ट। तो ये सारा कार्य होते हुए जो चीजें हम बोल सकते हैं कि जो स्थायी हुई हैं या जिसपे हम बोल पा रहे हैं कि जो एक नॉर्मलाइज्ड सोसाइटी की तरफ लेके जा रहा है, उसमें कुछ इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं। एक तो है कि इस तरह के जो मुद्दे जिसमें आपके महिला हिंसा के, घरेलू हिंसा के जो मुद्दे थे, वो कम से कम 30%
जो संगठन है, समूह है, महिला समूह है, उनमें ये लगातार चर्चा का, परिचर्चा का विषय बना रहता है। उस पर कुछ गतिविधि करते रहते हैं। आप उस पर कुछ प्रभाव करो नहीं करो, मतलब उनको अब कोई बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं, वो खुद से भी उस पर करने के लिए सक्षम हो चुकी है। इसके अलावा जो पारिवारिक स्तर पर जो निर्णय लेने के मामले हैं, है ना, जिसमें आपको नेगोशिएट करना पड़ता था परिवार में सदस्यों के बीच में और किसी एक डिसीजन पे आना पड़ता था, है ना, खास तौर पे आपका सेविंग को लेकर, आपके काम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, शादी को लेकर, नौकरी को लेकर, इन तरह के जो मुद्दों पे लगातार कम से कम 25% महिलाएं निर्णय लेने में भागीदारी ले पा रही हैं। ये हम लोग का एक असेसमेंट बोलता है। तीसरा है, गांव में जितने जो गरीब परिवार हैं, जो बिल्कुल वंचित परिवार हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के जो प्रावधान है, जिसमें आपका पेंशन है, जिसमें आवास है, जिसमें और भी उस तरह की चीजें, मनरेगा भी है उसके अंदर, उन चीजों में उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उनको उस तरह की सुविधाएं मुहैया होना शुरू हुई। इसके अलावा कम से कम 15% महिलाएं, करीब आपके 2000 से 3000 महिलाएं सारे संघ मिलाकर देखें तो अलग अलग तरीके के नेतृत्व क्षमता वाले कार्यों में अपने आप को सामने दिखाती हैं, आज पूरे समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित करती है। और कई सारी महिलाएं एक दूसरे के लिए भी मदद के लिए और अपने संगठनों की मदद के लिए भी लगातार बाहर निकल रही हैं, और तो और वो कई अलग अलग जगहों पे जाके अपने नर्मदा महिला संघ को रिप्रेजेंट भी कर रही है। तो ये एक मोबिलिटी के एंड पे आपका काफी बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे पहलुओं पे हमें लगता है काफी सारे गाँव में अभी देखें तो सुचारू व्यवस्था हो पाई है। उस तरह की जो चुनौती पहले होती थी लोगों को, वो अभी उससे काफी उनको सुगमता हासिल हुई है। और ग्राम सभा पार्टिसिपेशन बोले तो अभी महिलाओं में ये जरूर आ चुका है कि बहुत सारी चीजों के लिए ग्राम सभा सक्षम है, और खासतौर पर क्योंकि पेशा गवर्न क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो उसकी भी समझ वो लोग रखते हुए, अपने संसाधनों को लेकर और अपने जो है जरूरतों को लेते हुए, वो ग्राम सभा को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। करीब आधी महिलाएं, 2 में से 1 महिला लगातार ग्राम सभा में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने आप को वहां पर प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें करने के लिए जो कुछ तौर तरीके जो हम लोगों ने इजाद किए, जो अच्छे से काम कर पाए, उनमें एक तो है कि पारिवारिक स्तर पे जो है वेलबींग का मैपिंग हम लोग किए थे कि किस एक महिला को, उसके परिवार को एक बेहतर जीवन जीने के लिए और अभी की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए किस तरह के वेलबींग इंटरवेंशन की जरूरत है, उसका योजना बनाना और एक एक सदस्य स्तर का योजना उस पर कार्य होना संघ ने शुरू किया, वो हुआ है। दूसरा, बहुत सारी हमारी कानूनी सखियां जो हैं, पैरालीगल्स जो हैं, वो फेमिनिस्ट काउंसलिंग वर्कशॉप से गुजरी हैं। तो फेमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए कैसे काउंसलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाए, नॉर्मल काउंसलिंग में और फेमिनिस्ट काउंसलिंग में काफी चीजों फर्क होता है, उसको समझते हुए उन्होंने सर्वाइवर के साथ इंगेज होना शुरू किया और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आने को मिला, समझ के स्तर पे भी और मुद्दों को लेके जो कार्य करना है उसके स्तर पे भी देखने को मिला है। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रेनिंग टूल्स डेवलप हुए, जिसमें ग्राम सभा को लेकर है, लोगों के हक और अधिकार को लेकर हो, या पंचायत में जो महिलाएं चुन के आ रही हैं उनको तैयार करने को लेकर, उनके क्षमता वर्धन को लेकर हो, जेंडर और पेट्रियार्की को लेकर जो समझ बनानी है उसको लेकर हो, और आजीविका की जो योजना बनानी जिसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका स्थापित की जाए, उसको लेकर जो कार्य किया जाना है, उसको लेकर काफी इफेक्टिव टूल्स, ट्रेनिंग टूल्स डेवलप हुए, उसका काफी इंप्लीमेंटेशन भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उसके अलावा एक और कार्यक्रम जो चलता है, लीडरशिप कैंप, जिसमें गांव की जो आपकी प्रथम पंक्ति की, द्वितीय पंक्ति की जो महिलाएं हैं, उनको एक इंटेंसिव प्रोसेस से गुजारना, जिसको कंडीशनिंग भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें उन्हीं तरीकों से गुजरते, उसी एक नॉर्मलाइज सेटअप में रहते हुए वो एक अंतर समझ पाए कि बारीक अंतर क्या है एक आम जीवन में और एक जो है उन जीवन में जिसमें आप इस तरह के मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपकी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो अभी ममता दीदी भी अच्छे से बता रही थी कि केस वर्क को लेकर जो काफी पहले हम लोग के साथ था कि केस में अलग अलग तरीके केसों में हम जाते हुए कई में हमें सफलता भी नहीं मिली और कई के बैकलैशेस भी हुए। कई जगहों पे ये भी हुआ कि एक बहुत जरूरी मुद्दा था जिस पर कार्य अच्छे से नहीं हो पाया, उसको लेते हुए लगा कि केस में जल्दी कूदना, देर में कूदना, कब क्या करना चाहिए, खासतौर पे अगर इस तरह के जो यौनिक हिंसा के मुद्दे हैं उस पर तो और प्रभावी कदम जल्दी उठाना पड़ता है। तो उनको डिस्टिंग्विश करते हुए अलग अलग केसेस के लिए आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया गया कि किस केस को लेकर कैसे आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी और कब जाके संघ बोल सकता है कि अब ये केस हम पूर्ण रूप से समाप्त मान सकते हैं। ये भी एक पहले एक समस्या थी क्योंकि केस चलता रहता था और बहुत सारे केसेस में आपका निर्णय आने में, लीगल केस है तो उसमें निर्णय में काफी समय लगता था, तो कब हमें वो केस से विड्रॉ भी करना है, वो भी एक निर्णय लेने में हम लोग को दिक्कत होती थी, जिसको हम लोग यहाँ पे आके कुछ हद तक हल कर पाए। नेक्स्ट, तो ये सारे कार्य करने में
मतलब प्रधान तो एक प्रभावी भूमिका में था ही संगठन के साथ, उनको सिखाने में, उनको मार्गदर्शन में जो भी हम करते रहे। उसके अलावा भी काफी सारे इनेबलर्स थे जिन्होंने इसमें मदद की। उसमें खास तौर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, हमारे जो चुने हुए पंचायती प्रतिनिधि हैं, उनका योगदान रहा। शुरू में उनका एक परिप्रेक्ष्य जो था लोगों को लेकर बहुत अलग था, जिसमें उनको लगता था ये हमारी सत्ता को चुनौती देंगे और शायद हमें बेदखल करेंगे। वहां से हटते हटते ये भी हुआ कि ये इनका एक अपना एक उद्देश्य है जिसके लिए हमारे साथ आ रहे हैं, तो एक तरह का ईज हुआ। उसके बाद बहुत सारे पंचायत जो है साथ में भी आए इन मुद्दों को लेकर, पूर्ण रूप से भले ही साथ में ना हो, लेकिन उनके जो महिलाओं के मुद्दे हैं जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से हिंसा के मुद्दे, उस पर पंचायतों ने काफी मुखर होकर अपनी बात रखना और अपना स्टांस रखना तय किया। ठीक वैसा ही प्रभाव पुलिस के स्तर पे भी हुआ। पहला और दूसरा जो तीसरा केस हम लोग लेके जा रहे थे, पुलिस की तरफ से बिल्कुल ही आपका ये बोल सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि एक केस में हमें याद है कि जिसमें उनको महिलाओं को अपने खुद के खर्च पे गाड़ी करके पीड़ित को बचाने के लिए जाना पड़ा और पुलिस वालों को लेके जाना पड़ा, वहां तक हालत आ गई थी। लेकिन उसके बाद से चीजें बदली हैं और काफी हद तक अभी देखते हैं पुलिस तंत्र भी इन मुद्दों को लेकर सक्रिय भी होता है, गंभीर भी होता है, अपनी सहानुभूति भी दिखाता है। उसके साथ जो उनको प्रभावी कदम उठाना होता है वो भी समय पे उठाते हुए दिखता है। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका, उसका भी प्रभाव काफी दिखा है। खास तौर पे जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे एक सर्वाइवर को केस लड़ना मतलब एक चट्टान तोड़ना जैसा कार्य है। खासतौर पे उसकी आजीविका पे चुनौती आ जाती है, उसके स्थायित्व पे चुनौती आ जाती है, उसको समाज के तौर पर तिरस्कार करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि महिला संगठनों के अंदर भी उसको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उसको कोई सहायता नहीं मिलती। उस तरफ पे आके जुडिशरी ने काफी समयों पे ऐसा कार्य किया कि वो एक कुशन प्रोवाइड किया है और साथ साथ बहुत सारे केसेस को बहुत जल्दी लेके आगे बढ़ने में, विधिक सेवा प्रदान करने में मदद उसमें मिली है। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है महिला मुद्दों को लेकर काफी गंभीर रहा है। कितना प्रभाव डाल पाते नहीं डाल पाते अपने तंत्र में वो अलग मुद्दा है, लेकिन इन पे हल होना चाहिए, इस पे कुछ सकारात्मक परिणाम आने चाहिए। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा गंभीर और चिंतित रहा है। मीडिया का प्रभाव शुरू में बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें बड़े लाइमलाइट में आने लगी, ऐसा लगने लगा कि काफी एक असरदार प्रभाव हो रहा है इस क्षेत्र में, तो मीडिया संस्थान भी धीरे धीरे जो यहाँ पे लोकल है वो महिला संगठनों के साथ आते दिखे। और जो एक मेजर सोर्स रहा है इसमें जो हम लोग सपोर्ट किया है वो है रिसोर्स CSOs का, क्योंकि प्रधान का भी इन मुद्दों को लेकर समझ या इन मुद्दों को लेकर अनुभव बिल्कुल नाकाफी के बराबर था। तो हमारे साथ जो भी रिसोर्स संस्थाएं जुड़ी हैं उनका काफी प्रभाव रहा है हमारी सोच को बदलने में भी, साथ साथ हमारी महिला संगठनों के अंदर वो जल्दी में जो तैयार होने वाली समझ है उसको विकसित करने के लिए भी, और उनके लिए सुगम मार्ग भी प्रस्तुत करने के लिए उनको जो सिखाने की जरूरत पड़ती है उसमें उनका योगदान काफी रहा है। नेक्स्ट, जो कुछ चीजें जिसमें हम लोग हमें लगता है कम प्रभाव डाल पाए हैं या बिल्कुल भी नाकाफी प्रभाव डाल पाए हैं इतना सब करने के बाद भी, तो एक तो है कि महिलाओं के नाम पर जो जमीन होनी थी उसको एक मुहिम के तौर पर ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी उसमें काफी हम लोग को सफलता हासिल नहीं हुई है। उसके काफी और भी डीपर पहलू है जिस पर हमें लगता है हम लोग और काम करने की जरूरत आगे चल के पड़ेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा काफी अंडरमाइन रहता है, बहुत आपका ऐसा उसका नेक्सस है जिसको तोड़ना काफी मुश्किल लगता है अभी के समय पे। जितना हम लोग कर रहे हैं वो नाकाफी उसको प्रभावी तौर पर उस पर कार्य करने के लिए। जो यौनिक हिंसा और जो शारीरिक हिंसा उस पर तो प्रभाव पड़ा है ऐसा दिखता है, लेकिन जो अलग दूसरे और भी तरह के हिंसा जो होती है क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर या बच्चों के ऊपर, उस पर काफी हद तक हम लोग अभी काम नहीं कर पाए हैं ऐसा दिख रहा है। उनके अराउंड में डिस्कोर्स पैदा करना, उनके अराउंड में कुछ एक्शन ट्रिगर करना अभी भी बहुत मुश्किल वाला काम है। इसके अलावा जो एक स्टार्किंगली डिफरेंट दिखता है कि अभी भी महिलाएं अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर उनके ऊपर जो होने वाला जो बोझ है जो पड़ रहा है उनके ऊपर ट्रेजेडी के तौर पे, उसको लेकर कम चिंतित है, उसको लेकर काफी चर्चा परिचर्चा अभी भी होती नहीं है। कहीं ना कहीं वो उनका अभी सोच है कि हमारा आने वाली पीढ़ी को हम सुगम कैसे बनाए, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी में जो अभी है उसको लेकर एक जो सोच केंद्रित करना, उसको लेकर कुछ प्रयास करना, वो अभी भी एक मिसिंग एलिमेंट की तरह है। नेक्स्ट, तो ये कुछ झलकियां हैं जो ये सब करते हुए जो हम लोगों ने महसूस किए, हम लोग के सामने आई है, जिसमें महिलाओं ने पहली बार अपना महिला किसान सम्मेलन आयोजित किया। उसके अलावा महिलाओं ने कई गांवों में जो मनरेगा के कार्य को हाथ में लिया उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, उसमें जो आपकी गैर बराबरी उसको दूर करने की कोशिश की गई, जिसका अलग अलग लोगों ने आके विजिट किया। कई बार कई मौकों पे जो है पुलिस प्रशासन के तौर पे विशेष तौर पे SP के साथ बैठकर महिला संगठनों ने चर्चा परिचर्चा की है कि इन मुद्दों पर कैसे प्रभावी काम हो। ये सारी चीजें स्टेक होल्डर के स्तर पर हुई है।
जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखेंगे। नेक्स्ट। तो एक तो LBSNA है जो IAS ट्रेनिंग्स को तैयार करता है, ऑफिस को तैयार करता है। वहां पे हमारे नर्मदा महिला संघ के प्रतिनिधियों का लगातार जाना होता है, वहां पे सेशन कंडक्ट करते हैं वो। उसके अलावा अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, वहां पर भी जाकर, सॉरी, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, वहां पर भी जाकर अपना प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से रखती हैं। अभी वो लगातार हो पाया। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो सेमिनार्स आयोजित होते हैं पुलिस के द्वारा, विशेष तौर पर मानव तस्करी को लेकर और महिला हिंसा को लेकर, उसमें भी उनका प्रतिनिधित्व रहता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ उसका प्रभाव है जो जिसको समाज देखता है, या हमें उसका महिला संगठन को उसका रिकॉग्निशन मिलता है, उसकी एक झलकी है। तो इसके साथ मैं क्लारा को इनवाइट करूंगा कि इस चर्चा को सबकी सहभागिता के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू। तो ये था हमारी तरफ से। अभी हम क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स, क्वेरीज हैं, उसके लिए तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस, डाउट्स और ये हैं, क्वेरीज हैं या कुछ ऐड करना है, तो ओपन हाउस है। शुक्रिया सिबिन, शुक्रिया क्लारा इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। और अभी जैसा कि क्लारा कह रही हैं, हमारे जो भी अभी सहभागी लोग हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, आप सबके लिए अभी फोरम ओपन है। हमारे पास 15 मिनट का वक्त है। हम जो आज बातें हुई हैं उस पर अगर आपको और कुछ सवाल हैं तो आप जरूर पूछिए। अगर सवाल नहीं है तो आप अपने विचार भी रख सकते हैं। अगर आपके कुछ अनुभव इस मुद्दे से जुड़े रहे हैं या महिला संगठन के साथ जुड़े रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं। और अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो सिबिन, क्लारा, कलाबाई, ममता बाई, गीता बाई ने जो है बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी और पुराना अपनी जो भी यात्रा उनकी रही है अभी तक का संघ में, जिस तरीके से जो है अलग अलग मुद्दे पे जो है संघ ने काम किया है उसके बारे में जो है जानकारी दिया। मतलब काफी अच्छा लगा। और एक बार फिर से जो है मतलब समूह में, संगठन में किस तरीके से महिला हिंसा के मुद्दों पे या
जो मानव तस्करी की जो मुद्दे हैं उस पर जो है काम किया जा सकता है, उसके बारे में समझ बनाई। अभी के समय में मतलब काफी पुराना अनुभव तो जो है हम लोग सुन पाए, अच्छे से समझ भी पाए। मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे हम जो है आगे भी इस गतिविधि को जो है लेके जाने का सोच रहे हैं। जैसे कि सिबिन बता रहे थे कि काफी मुद्दे इस तरीके के थे जहाँ पे कि हम चाह रहे थे कि उसमें प्रभाव उसका पड़े, जिससे कि एक बेहतर समाज की परिकल्पना करी जा सकती है। तो उसी दिशा में थोड़ा और समझ बनाना चाह रहे थे क्या अभी के समय पे संघ ने या हम लोगों ने जो है निजी तौर पे इसमें कुछ अपनी सोच बना पाए हैं कि किस तरीके से इसको आगे ले जा सकते हैं ताकि एक और बेहतर प्रभाव जो है पड़ पाए समाज को बेहतर बनाने की दिशा में। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ खलीता जी बोलिए। नमस्कार, मैं खलीता हूँ प्रतिपन संस्था से। मैं कलाबाई, ममताबाई, गीताबाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी उन्होंने। और खासकर मुझे आज बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। हम लोग भी देखते थे कि जो FIR दर्ज होती है उसमें वो कच्ची FIR लिख रहे हैं या पक्की, तो ये सारी चीजें जब हम किसी की मदद करने जाते हैं, FIR करवाने जाते हैं, तो ये चीज देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार वो कच्ची रिपोर्ट लिखकर दे देते हैं और उन्हें हम उसी की रिसिप्ट लेकर आ जाते हैं और जिससे आगे चलकर बहुत कठिनाई होती है। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से सीखने को मिला, इसलिए तीनों दीदियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन और भी जैसे महिलाओं के साथ में हिंसा हो रही है, परिवार में तो हो ही रही है और सामाजिक परिवेश में भी हम देखें, गांव स्तर पे देखें या पूरे समाज में देखें तो हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सर, मैं आगे जो हिंसा को लेके काम करने की जो प्लानिंग की बात कर रही हूँ, तो उसमें अभी भी बैतूल जिले में मैं देख रही हूँ कि अंधविश्वास को लेके जो हिंसाएं हो रही है महिलाओं पे, कहीं अगर एकल महिला है तो उस पे एक अंधविश्वास को लेके, जैसे जहाँ इसकी बात आती है, जादू टोने की बात आती है और कहते हैं कि इसका पति अगर नहीं है तो ये अशुभ है। तो ये सारी चीजों पे भी थोड़ा आगे काम कर सके तो इस पे भी प्लानिंग हो सके तो अच्छा हो सकेगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीदियों ने दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। तो सिबिन, ममता, क्लारा, कला जी, गीता जी, आप सबके लिए 2 सवाल हैं। एक पंकज ने पूछा, एक खलीता जी ने पूछा। आप में से जो भी चाहे तो उनका जवाब भी दे सकते हैं। इन सवालों के एग्जैक्ट जवाब नहीं है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी विचार जरूर रख सकते हैं। क्लारा, सिबिन, आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं जो कविता जी ने वो बताया कि अंधविश्वास अभी भी बहुत अंधविश्वास में भरोसा कर रहे हैं, ये मैं मान रही हूँ। जितने जगह पे नर्मदा महिला संघ का जो SHG काम कर रहा है, हम लोग जहाँ ट्रेनिंग जेंडर को लेकर दे रहे हैं, तो ये जेंडर का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें वो जो अंधविश्वास वाला जो उनके दिमाग में था या जो चल रहा था, समाज वाला भी बंधन, ये सारी चीजें थोड़ा अलग ट्रेनिंग के बाद में समझ बना है। बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा था कि बेटा बेटियों को, बेटा ने किसी अदर कास्ट का से शादी कर ली तो घर से भगा दे रहे हैं, लड़की अगर पढ़ाई लिखाई के साथ में अपना लव मैरिज कर लेती है उसको जिंदगी भर घर नहीं आने दे रहे थे।
लेकिन अब जैसे भी हमने मतलब थोड़ा थोड़ा बदलाव लाया है, उस स्तर पे देख रहे हैं कि बहुत जल्द एक्सेप्ट माँ बाप कर ले रहे हैं। और कास्ट का समाज को लेकर भी जो भेदभाव चल रहा है वो बिल्कुल काफी ने पहले जहाँ शादी होती थी वहां खाना नहीं, वो फलाना है, वो ये है, ये चीजें में बदलाव काफी तरफा आ रहा है। और हम यही चाहते हैं कि ये भेदभाव पूरे तरीके से हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसे दी बोल रही थी कि जो प्रदीपन संस्था है, रेखा जी से भी हमारी बातचीत मीटिंग होते रही, तो मैं ये चाहूंगी कि जहां प्रदीपन संस्था भी काम कर रही है, महिलाओं के ही साथ काम कर रही है, तो ये जो ट्रेनिंग मिलेगा ना, जेंडर को लेकर समझ बनेगा, तो चीजें बहुत धीरे धीरे से समझ बना के हटेगा। हाँ जी जरूर दीदी, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, महिलाओं को समझाते हैं गांव गांव जाकर। और खासकर हम लोग भी महिलाओं के अधिकार पे ही काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि महिलाओं की कहाँ तक समझ बनी है। और अगर लगता है कि नहीं, जिस मुद्दे पे उन लोगों की समझ नहीं बनी होती है, तो हम उस मुद्दे को गहराई से उस मुद्दे को लेकर समझाइश देते हैं। तो अभी खासकर हम लोग भीमपुर ब्लॉक में, जैसे वहाँ पे कोरकू समुदाय और आदिवासी समुदाय के लोग अधिक है, तो महिलाओं में मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास आज भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बहुत अंदर तक वो क्या घुसा हुआ है समाज के अंदर। तो धीरे धीरे चाहते हैं कि वो निकल जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं, क्योंकि कई पीढ़ियों से जो पितृसत्तात्मक जो सत्ता है वो समाज में है। तो इसको लेकर हम लोग भी समझाइश देते हैं, और आपने जो बताया दीदी बहुत ही सराहनीय है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, इसी चीज को दूर करने में मैं गांव में 2 से 3 दिन रात रुक के ट्रेनिंग देती हूँ। जी जी, समय देकर महिलाओं को जब तक समझ नहीं आता मैं वहां से हटती नहीं हूँ। और एक बार में नहीं होता, बार बार चरण है इसके, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देते हैं, ताकि अपनी जिंदगी को ही पूरा समझे कि हम क्या है क्या नहीं, और हमें करना चाहिए क्या, ये कहाँ लिखा है। तो ये सब बदलाव है। बिल्कुल मैं 100% में कहती हूँ कि जो जेंडर ट्रेनिंग जहाँ भी महिलाएं लेंगी वहां बदलाव निश्चित है। जी जी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। इस चीज को लेके उनका समझ तो नहीं बना है, लेकिन जेंडर को लेके अपने भी उनको समझाना पड़ेगा। जब जेंडर करेंगे ना तो अपने आप में उनमें बदलाव आने लगेगा। अब उनके अंदर में जो समझ बनेगा ना, तो उस चीज को लेके वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दीदी महिला ही करती है ना। हाँ, जिस समाज में बैठे रहते हैं वैसा ही ढलते हैं। जब हम खुद के बेटा बेटी में, खुद के बहू के साथ, खुद के परिवार में बदलेंगे, तो 4 आमने सामने के लोग अपने आप में बदलाव लाते हैं। बिना जेंडर के अपन खुद नहीं बदले, मतलब जेंडर होने के बाद में अपने अंदर पूरा परिवर्तन आया कि हमको कैसे होना चाहिए। तो ये दीदियों के साथ होगा ना, तो ऐसे ऐसे करके और काफी उनमें भी बदलाव आएगा। अपन ने भी जब जेंडर लिया है तभी जाके अपना समझ बना, तब जाके अपन भी महिला हिंसा पे, समाज पे, हर चीज पे अपन आगे बढ़े हैं। तो जरूरी है ये जेंडर को जरूर दीदी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। कला जी, ममता जी, बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी बातें रखी, विचार रखे और जवाब दिया, खासकर सवालों का। आपका विश्वास देख के मुझे बहुत खुशी मिली कि बहुत स्पष्ट है आपके विचार, और अगर यही स्पष्टता बाकी जगहों पे, बाकी संगठनों तक भी पहुंचेगी, तो मेरे ख्याल से हम एक बड़े स्तर का बदलाव देख पाएंगे। और यहीं से मेरा सवाल भी आ रहा है, आप ही से आ रहा है, वैसे आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, कि आप अभी देख रहे हैं कि हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में ही महिलाओं के संगठन आज लाखों की तादाद में बन चुके हैं। लाखों से ऊपर संख्या है महिला संगठनों की, और उसमें करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं, आपका संगठन काम कर रहा है, ये मुद्दे पे काम करने का विश्वास बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? बाकी जगहों पे क्यों नहीं हम देख पाते हैं इस तरह की बातें होते हुए, जैसा कि नर्मदा महिला संघ में आपके संगठन में हो रही है? ऐसा क्या हुआ आपके यहाँ, क्या कारण है जो आप ये कर पा रहे हैं और बाकी जगहों पे बातें नहीं हो पा रही हैं? आप कुछ मदद कर सकते हैं समझने में? हाँ, मतलब ऐसे जियां तो बहुत है, जैसे INRLM से जुड़ी दीदियां, हर एक महिला जुड़ रही है।
तो ये ही बात अलग है कि हमारा नर्मदा महिला संघ जो ट्रेनिंग देता है, जो भी कार्यकर्ताएं हैं जाकर गांव में जो सिखाते हैं, तो ये ऐसा कहीं मतलब खुद जो सीखे हैं वो सिखाते हैं। और जो INR से जुड़ रही महिलाएं की समितियां का तादाद तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो सीख वहां से नहीं मिल पाता है जो हम सिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था अभी कि दीदी बता रही थी कि हम भी वही चीजें सिखाते हैं, लेकिन जो तरीकाएं भी होते हैं सिखाने के, जो तरीका है 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन देना उस गांव में रह के, और फिर मॉड्यूल बना के मॉड्यूल के हिसाब से कि उनकी कहाँ तक समझ बनी है। और यही एक अलग पहचान है नर्मदा महिला संघ का कि कुछ अलग स्तर पे ये काम कर रहा है। शायद मुझे यहाँ तक भी ये लग रहा है कि जैसे INRM का प्लान है कि दीदी को सिर्फ आजीविका से जोड़ना, उसको लाभ दिलाना है ना, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उसका जो हक अधिकार है वो मिले, लेकिन वो करा रहे हैं वो भी जोड़ के। और हमारे जो नर्मदा महिला संघ से जुड़े लोग हैं वो उस अपने हक अधिकार से भी पीछे नहीं है और अपनी जानकारियों से भी पीछे नहीं है। किसी भी प्रकार की, चाहे ग्राम सभा की जानकारी, ग्राम सभा में जाना क्यों जरूरी है, हमें क्या हमारा हक है, इससे लेकर हम ट्रेनिंग, छोटी से छोटी बातों का लेकर हम ट्रेनिंग देते हैं तो ज्यादा समझ बन पाता है। जरूरी नहीं कि दीदियों का ही, हम पूरे गांव को समेटते हैं। जैसे हम गांव से सारे लोग, भैया लोगों को भी इकट्ठा करते हैं, ग्राम स्तर मीटिंग करते हैं हम लोग, समझ सबकी विकास है तो गांव का है, सिर्फ ना कि दीदियों का। दीदियों का के साथ में जो करना है अपने स्तर पे, तो वो अलग बिठाल के मीटिंग, अलग अलग तरीके की मीटिंग हम लोग उनके साथ करते हैं। और गांव, पूरे गांव का विकास होना है। जैसे मान लो चुनाव आ रहा है तो चुनाव में ना कि दीदियां ही तो नहीं रहती, 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बिठाल के, बूढ़े बुजुर्ग बड़े भैया लोगों को बिठाल के, पूरे गांव को बिठाल के ग्राम स्तर मीटिंग करते हैं कि देखो गांव, आपके गांव के लिए आपने क्या सोचा है, क्या रास्ते सही है, बस रास्ता दिखाने का काम, क्या सही रहेगा, ये लोग हम करते हैं। तब गांव पूरा एक होता भी है और लगातार उनसे जुड़ाव रखना पड़ता है। और अलग अलग आप बोल रहे हैं भैया कि ये अलग अलग जगह से क्यों जानकारी नहीं आ रही है, यहीं से क्यों आ रही है, तो नर्मदा महिला संघ कहीं इतना जागरूक हो ताकि वो समझदार कि भाई आजीविका मिशन के बहुत सारे ग्रुप है, वो बने तो SHG से है और उसी से बटे हैं, लेकिन उनको बना दिया गया और छोड़ दिया है। तो जैसे अपन ने स्कूल का नाम दे दिया और स्कूल में बच्चे दर्शा दिया और उनको कुछ शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नर्मदा महिला संघ को बोल रहे हैं कि प्राइवेट संस्था है, लेकिन हमको तो सारी जानकारी हर अलग अलग विभाग में अलग अलग पहचान, हमारे जीवन का बदलाव को लेकर के बहुत कुछ हमको नया देखने को मिला। जो शिक्षित लोग, जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने से जितना शिक्षा नहीं मिला है, उतना हमारे नर्मदा महिला संघ में शिक्षा मिला है। तो बोलते हैं कि इसमें ये फायदा है, ये हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन वो ग्रुप बनाने के बाद उनको वापस देखते भी नहीं है। और नर्मदा महिला संघ जोड़ता है तो मरते जीते तक भी उनको खोद के देखता है कि वो है कि नहीं है तो क्या स्थिति में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे, उसको कैसे जानकारी देंगे, उसको कैसे हम उसका हक दिलाएंगे करके इसको देखते हैं। तब जाके महिलाओं की समझ बनती है और उस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। फिर महिलाएं क्या नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंस है, हम पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, दिमाग है, टैलेंट है, तो महिला क्या नहीं कर सकती। ये भी एक समझ और सोच बनाना, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इसी सोच को लेकर पीछे हो जाती कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पर पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, वो जो बिना हमारी पढ़ी लिखी महिला भी ये काम कर रही है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपके विचार सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर हमें और जगहों पे भी इस तरीके का ही बदलाव लाना है तो आपके इस तरीके के जैसी चर्चा आज हुई, इस तरह की चर्चा हम और जगहों तक ले जाएं और आप ही उसमें अगर हमारे स्रोत का काम करें तो हम इस नेटवर्क में हमारे साथ करीब 22 संगठन जुड़े हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चर्चा और जगहों तक भी जाए और प्रदान के भी और टीमों में जाए जहाँ पे इस तरह के काम अभी नहीं हुए हैं, जहाँ पे न्याय सखी पैरालीगल का सिस्टम नहीं आया है, वहाँ भी पहुँचे और हिंसा को लेके एक ढांचा बना के हम
कायदे से इस लड़ाई को पूरा करें। ये अभी शुरुआत ही हुई है मेरे ख्याल से, बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र में नर्मदा महिला संघ ने किया है और उसको भी आगे तक जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और बहुत बहुत धन्यवाद सिबिन का और क्लारा का, जिन्होंने इतना डिटेल प्रेजेंटेशन बनाया, इतना विस्तार से हमें समझाया जगह कैसी है, भूमि कैसी है, लोगों की आजीविका कैसी है और वहाँ की समस्याएं कैसी है, और उसको कैसे उन्होंने और आप लोगों ने मिलकर संगठनात्मक रूप से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप पांचों का, आप आए, और आज आपका जो ये बातचीत हुआ है इसको हमने रिकॉर्ड किया है, इसको हम YouTube पे डालेंगे, आपके साथ भी साझा करेंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं और अपने यहाँ आप जिनसे भी मिलेंगे उनके साथ भी साझा कर सकते हैं। किसी के और सवाल अगर नहीं हो तो फिर हम आज की बात को रोकें, या सिबिन आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? क्लारा कुछ और इसको जोड़ते हुए इसको वाइंड अप करेगी। हाँ जी क्लारा। तो जैसे अभी क्वेश्चन भी था आपका, मतलब जिस सेम लाइन में थोड़ा पंकज का भी क्वेश्चन आया था, जिसे काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है कला दीदी ममता दीदी ने, उसी पे थोड़ा जोड़ के बोलूंगी कि आप वुमेन अभी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई हैं, एक संगठन के माध्यम से आ गई हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ पे महिला हिंसा इज वेरी मच नॉर्मलाइज्ड। हम जहाँ पे रहते हैं ओवरऑल भी देखेंगे लार्जर्स में, चाहे उसके रीजन कुछ भी हो, महिला हिंसा बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। आपका पति मारना, पति हाथ उठाना, फिजिकल वर्बल वायलेंस करना किसी भी तरह का, दैट इज वेरी मच नॉर्मलाइज्ड। तो किस तरीके से हम इसे एक माध्यम हो सकता है कि जेंडर ट्रेनिंग के माध्यम से हम ये चीज को लेकर समझ पहुंचाए, वो एक माध्यम है, लेकिन बात ये देना कि हाँ ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये समझ हम कैसे पहुंचाएं, एक जेंडर ट्रेनिंग माध्यम हो सकता है और भी कई माध्यम हो सकते हैं। जब शायद ये समझ जा पाएगा कि हाँ एक महिला या मैं भी खुद जब जान पे अच्छा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब शायद मैं एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाऊंगी कि मुझे उसके अराउंड एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अब बात है कि हमारे जितने, और इसे एक लार्जर डिस्कोर्स का पार्ट बनना पड़ेगा और डे टू डे जिंदगी का पार्ट बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग हुई, आपका इसे हर लेवल ऑफ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, हर जगह पे अगर जब ये चर्चा खुलेगी तब जाके शायद हम एक लार्जर इम्पैक्ट इसके बारे में सोच पाएंगे। अगर आप सोचेंगे, एक दिन मेरे साथी, एक प्रधान के साथी बोल रहे थे कि आज तक कभी ग्राम सभा का मुद्दा क्यों नहीं बना है महिला हिंसा, क्यों नहीं बना है महिला हिंसा ग्राम सभा का। जिस दिन शायद ये माहौल हम बना पाएंगे, जिस दिन जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो पहले एक्नॉलेज करेंगे कि आज दिखता है, उसको हम और थोड़ा दिखाएंगे, एक्नॉलेज करेंगे हाँ महिला के ऊपर किस लेवल का ये हो रहा है, महिला कितनी आज के दिन में ऑप्रेस्ड है और क्यों ऑप्रेस्ड है, उसके अराउंड में लार्जर डिस्कोर्स में बात होगी। तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक मूवमेंट क्रिएट कर पाए। उसके अराउंड हम थोड़ा आगे यही बोलना भी चाह रहे थे, इवन इफ हमने थोड़ा अगर आप डेटा हम दिखाने वाले थे, अगर आपको दिखाएंगे कि भी हम 2015-16 का डेटा आपको दिखा रहे थे कि 2015-16 में कैसी परिस्थिति थी। अगर आप अभी लेटेस्ट का नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे देखेंगे तो उसमें भी अगर आपको डेटा दिखाएंगे तो कुछ ज्यादा परिवर्तन आया नहीं है, महिलाओं की स्थिति में या परिस्थिति में कुछ ज्यादा परिवर्तन आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रतिपन जैसी एक संस्था है जो भी इस तरीके से, बहुत सारी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि लेकिन कैसे हम एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, जितने सीएसओज हैं, हम कैसे स्ट्रैटेजिक तरीके से इस चीजों को लेके आगे जा पाए। जैसे हमारा एक महिलाओं की आमदनी बढ़ाना एक मुद्दा है आज के दिन में, कैसे महिला हिंसा मिटाना एक मुद्दा हो पाए, और इसे हम जितने सीएसओज एक स्ट्रैटेजिकली, इवन सीएसओ के साथ साथ जितनी स्टेट बॉडीज है वो जो पार्ट शायद बना पाएंगी, तब शायद इसके अराउंड हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ये एक महिला के इकोसिस्टम में हम एक ला पाएंगे परिवर्तन, एक सेफ स्पेस बना पाएंगे, एक डिग्निफाइड लाइफ जैसा हम प्रोवाइड करा पाएंगे। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। ये है। शुक्रिया क्लारा, इतना बढ़िया और इतना ग्रैंड विचार रखने के लिए। ये सीधे सीधे हमारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और
मैं जरूर देख रहा हूँ कि भविष्य में नेटवर्क में इन बातों को लेके कुछ एक लहर बनेगी और आपके क्षेत्र में आके हम सीखना भी चाहेंगे, हमारे सारे साथी संगठन भी सीखना चाहेंगे और आप ही हमारे स्रोत भी होंगे। तो आपने ये प्रपोज किया है तो मैं मान रहा हूँ कि आप इसको सहर्ष स्वीकार भी करेंगे कि आगे आप हमारे साथ इस चीज को लेकर जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और किसी के अगर कुछ सवाल हैं तो हम अभी ले सकते हैं, हमारे पास अभी 2 मिनट और हैं। वरना फिर हम रोकते हैं इसको। सिबिन, क्लारा, आपके कुछ आखिरी शब्द आज के अनुभव को लेके? मतलब एक और चीज था, क्योंकि आज ये पर्सपेक्टिव आया है हमारी महिला संगठनों का और हम लोग जो डायरेक्टली इंगेज हैं उनका, तो एक और हम लोग की सोच थी कि अगर समय रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा, हमारा इंटरेस्ट रहा, तो विल थिंक कि कैसे करके जो स्टेक होल्डर्स हमारे साथ इंगेज हुए अलग अलग तरीकों से, उनका भी अनुभव कैसा रहा है, वो भी कैसे इसको देखते हैं इस पूरे जर्नी को और इसको कैसे आगे ले आना चाहते हैं, उनके विचार हम लोग मिलकर साझा करें और फिर हम लोग मिलकर सोचें कि इसको कैसे हम बड़े स्तर पे अगर इम्पैक्ट डालना है हमें इस मुद्दे पे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं। वो एक सजेशन था, इफ वी आर ऑल इंटरेस्टेड। स्टेक होल्डर में आप थोड़ा सा और हमें विस्तार में बता पाएंगे किस तरह के स्टेक होल्डर्स की जर्नी की बात हम कर रहे हैं? आपके पब्लिक सिस्टम में काफी हैं जो हम बता रहे थे, आपके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, पीआरआई के हैं, वो काफी लोग इसमें रहे हैं, उनके अनुभव आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे रिसोर्स सीएसओस हैं जिन्होंने अलग जगह पे अलग तरीके से हमारे साथ काम किया है, जो उनकी भी सोच क्या है वो भी कैसे देखते हैं, वो हो सकता है। और जो अभी हम नेटवर्क पार्टनर्स में शायद आज इतना समय नहीं रहा है, मतलब सबके पास अपने विचार होंगे, सोच होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, उनको भी सुनते हुए हम लोग क्या इसको आगे लेके जा सकते हैं, वो एक सोच आ रही थी। सोच बहुत बढ़िया है और स्वागत भी है सोच का। मैं ये बात नेटवर्क में रखूंगा फॉर्मल तरीके से और उसके बाद जितना शीघ्र हो सके हम एक इसका दूसरा भाग भी रखेंगे जिसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो साथी हैं, जो इन मुद्दों में जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव क्या रहा है हम वो जानने का प्रयास करेंगे। तो इस आइडिया के लिए बहुत धन्यवाद सिबिन, और मैं इस पे अपने नेटवर्क के सदस्यों से चर्चा करके आप तक शीघ्र पहुंचूंगा। बहुत धन्यवाद। तो हमारा समय जो था वो आज का समाप्त हो रहा है। आप सभी इस वेबिनार में जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं ममता, गीता और कला जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के इतना अच्छे से, इतना डिटेल में अपने जीवन का वृत्तांत रखा यहाँ पे और अपने अनुभव रखे। और क्लारा और सिबिन का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी मेहनत की और अपना समय दिया हमें। और सभी सुनने वालों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाल के इस मुद्दे के लिए समय निकाला और अपनी समझ बढ़ाई, और अब इसमें सहयोग करेंगे और इसको हम आगे और विस्तार करेंगे इसका। ये मेरी अपेक्षा है और इस नेटवर्क की भी अपेक्षा है। ये लिंक आपके साथ साझा हो जाएगा YouTube पे, SDIA चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। शुभ संध्या। थैंक यू।